समझाऊंगा थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा उसकी एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग बनाने के व्यू से, ठीक है। बाकी हरकुलियन टास्क क्या, हरकुलियन टास्क क्या कहते हैं, बहुत ही कोई कठिन कार्य हाथ में लेना। आज की क्लास में, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने संकल्पना पर बहुत बात कर ली थी और राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज तक पहुंचे थे, आज नारी और जाति के प्रश्नों के अतिरिक्त धड़ाधड़ हमको जो है फैक्ट्स के ऊपर आगे बढ़ना है, तो मेरे साथ आपको भी आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, पहली चीज जो हम आज समझने जा रहे हैं, जो समझना आपके लिए कई तरीकों से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि आप मेन एग्जामिनेशन के किसी क्वेश्चन से लेकर के, निबंध के पर्चे से लेकर के, अपनी जिंदगी के रोज का जो फलसफा या फिलॉसफी या दर्शन है, उसमें इस चीज को यूजफुल पाएंगे। क्या है ये? नारी, ठीक है, या स्त्री का पक्ष। ये जो स्त्री का प्रश्न है, ठीक है, ये नहीं है कि वो स्त्री का लाना, स्त्री 1 और स्त्री 2 नहीं है। स्त्री का जो प्रश्न है वो हमारी माँ का प्रश्न है, हमारी पत्नी का प्रश्न है, हमारी बहन का प्रश्न है, हमारी बेटी का प्रश्न है। समझ रहे हो? इतिहास कोई ऐसी रूखी सूखी चीज नहीं है जिसको हम कहें कि अरे यार सूखी रोटी जो है बिना नमक के चबा रहे हैं। इतिहास हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे नजरिया का हिस्सा है। एक बार अच्छे से पढ़ लिया इतिहास ना, तो अभी मनुष्य हो। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी आधी आबादी, आधी आबादी अपने मूल अधिकारों से वंचित है समाज के भीतर। उसके ऊपर तरह तरह के अत्याचार है, समाज में उसको हाशिए पर धकेल दिया गया है, ठीक है, समाज में हाशिए पर धकेल दिया गया। हाशिया क्या होता है? जो तुम लोगों को मैं कहता हूं पेज में मार्जिन जोड़ा करो, वो जो हाशिया है कि मतलब मेन वाले पेज पे लड़कों की कहानी लिखी जाएगी और भाई बाकी जो है वो कहानी मार्जिन में चलेगी औरत की। क्या होता है? एक बच्ची पैदा हुई, बच्ची का एक तरीके से बच्ची के ऊपर नजर रखने वाला जरूरी है कि पिता को होना चाहिए। पिता है, पिता और माँ दोनों मिलकर के बच्ची को सिखाएंगे, ए भाई तुम हंसा मत करो ज्यादा जोर जोर से, तुम ऐसे बैठती हो जोर जोर से हा हंसती हो। अरे लड़कियों की तरह हंसा करो। लड़कियों की तरह हंसना क्या होता है? अरे ये क्या है? हाँ खिलखिला के हंस रही है, तो हंसने दो, ठीक है। ऐसे मत बैठा करो, पैर से कोड़ के बैठा करो, ज्यादा तुम छज्जे पे मत निकला करो, छत पे मत जाया करो। 20 तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। थोड़ी बड़ी हो जाती है, भाई बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, भाई बड़ा हो जाता है। और भाई बड़ा हो जाता है तो क्या करता है? ए दीदी हमको पता चला तुम बाहर जा रही थी, तुम बहुत इधर उधर सड़क पे देखती हो, अच्छा तुम किसी लड़के से मिली, हमको पता चल गया है। अब भाई हो गया उसका अभिभावक। फिर हो गई शादी, शादी में कहा कि ए बिटिया जिस घर में तुम्हारी डोली जाएगी वहीं से तुम्हारी अर्थी निकलेगी। ले मतलब अब पति और ससुराल वाले कुछ भी करें, आपको रहना वहीं है, क्योंकि वहीं से अर्थी निकलेगी। घर वालों ने कह दिया, पहले कह देते थे, अब नहीं कहते, समाज में बदलाव है। तो यहाँ क्या हुआ कि अब हो गया पति, अब जिंदगी भर पति हुक्म चलाएगा। और जब पति जो है उसके बाद में बेटा बड़ा हो गया, तो फिर बेटा, ये मम्मी हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप जो है पापा के दोस्त आते हैं उनके साथ बैठ के कॉफी पी रही हो, चाय पी रही हो, आपको क्या जरूरत है वहां बैठने की है, फलाने अंकल जी ये वो। तो क्या हुआ? पूरी जिंदगी अधीनता में गुजर गई। नारी का प्रश्न है ना, संवेदनशील प्रश्न, तुमसे जुड़ा हुआ, हमारे घरों से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, ये समझ में आना है, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रही रजत? ध्यान से बेटा, एकदम आराम से, धैर्य से। मैंने कहा जैसे तुम किताब पढ़ने में 2 रिवीजन 3 रिवीजन करते हो, सारा बैकअप तुम्हारे पास है। जब तुम पढ़ते जाओगे और दोबारा आकर के इसको रिवाइज कर रहे होगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। रजत चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या है, स्त्री के सामने चुनौतियां क्या क्या है, महिला के सामने, नारी के सामने चुनौती क्या। पहली चुनौती, मतलब अगर एक यहां से अगर हम कहें ये एक रेस है और ये है स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट है, तो पहली चुनौती तो ये बन गई कि भैया बालिका भ्रूण हत्या हो जाएगी, है ना समस्या। भ्रूण हत्या पे देखा ना हम लोगों ने कि पहले रिफॉर्म हुआ, भ्रूण हत्या हो जाएगी। अब ये जो महिला है या बच्ची है, ये किसी तरीके से इस चरण को पार कर गई, नांग गई, तो भ्रूण हत्या नहीं हुई, वो पैदा हो गई, तो अगली चुनौती आ गई कि उसका बाल विवाह हो जाएगा। किसी तरीके से उसने अपनी जिंदगी जो है पाई थी, अगली चुनौती आई, उसको भी वो पार कर गई, उसका बाल विवाह नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बाल विवाह नहीं होगा तो आगे चल करके गारंटी है कि विवाह तो हो ही जाएगा, ठीक है, विवाह तो हो ही जाएगा। किसी तरीके से मान लो कि वो कहे कि नहीं मैं विवाह नहीं करूंगी, इसका कोई चारा नहीं। अब विवाह के बाद में 2 परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। यहां तक आने के बाद स्त्री के पास कोई चारा नहीं रहता, या तो वो बाल विवाह से विवाह में आ जाएगी, और या वो जो है व्यस्त होने के बाद विवाह में आ जाएगी। विवाह में तो उसको आना ही आना है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अगर उसका पति मर गया और वो विधवा हो गई, तो फिर क्या हुआ कि क्या उसका जीवन होगा? तो विधवा अब क्या करे? तो अगली लड़ाई होगी कि विधवा पुनर्विवाह करे। ये क्यों कहा जाता था कि बेटा जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है वहीं तुम्हारी अर्थी आएगी? क्यों मान लिया जाता है कि बच्ची ससुराल में गई तो भाई लड़कियां पढ़ी लिखी होती नहीं थी, आत्मनिर्भर होती नहीं थी, तो फाइनेंशियली एक बर्डन है घर के ऊपर। जब फाइनेंशियल बर्डन है तो क्या होगा? उनको कहा जाएगा कि बेटा जहां हो वहीं रहो, क्योंकि घर में आ जाओगी तो पता चला बाप और भाई पर फाइनेंशियल बर्डन है। तो क्या होगा? अगला प्रश्न कि या तो विधवा का पुनर्विवाह हो या ना हो, लेकिन अगर विवाह हो चाहे ना हो, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए भाई, आत्मनिर्भर होनी चाहिए। तो शिक्षा, यानी बालिका शिक्षा का एक रिफॉर्म यहां पर होगा, और बालिका शिक्षा के बाद वो अपनी जर्नी में कहां पहुंच जाएगी? आत्मनिर्भर हो जाएगी, आत्मनिर्भर। आज लड़कियां इसलिए जो है अपने इस तरीके का कोई अत्याचार नहीं सहती क्योंकि आत्मनिर्भर है, पढ़े लिखे। हमारी यूपीएससी की बच्चियां हैं। तुम क्या हो भैया? सम्मान से, इज्जत से, बराबरी से पेश आओ तो बहुत बढ़िया, नहीं पेश आओ तो बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, हम पढ़े लिखे, हम अपना एग्जाम दे रहे हैं, बन जाएंगे आईएएस, तुमको ना हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये चुनौतियां हैं।
अब यहां पर पहली लड़ाई जो लड़ी कि अगर विवाह हुआ और वो विधवा हो गई तो एक चुनौती मुंह बाए खड़ी थी सती प्रथा की, कि महिलाओं को सती कर दिया जाएगा। तो सती प्रथा को भी इसने एक तरीके से, अगर हम देखें कि विवाह के बाद सती प्रथा से भी वो आगे बढ़कर के आए। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में एक महिला का स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि भ्रूण हत्या समाज में महिलाओं की हो रही है, बच्चियों की हो रही है, बच गई तो बाल विवाह कर दिया जाएगा 12 साल 14 साल की उम्र में, अगर बच गई तो उसके बाद में खैर व्यस्क होंगी तो विवाह कर दिया जाएगा। विवाह के बाद अगर पति मर गया तो कहा जाएगा कि तुम तो आश्रित हो, पति के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तुम सती हो जाओ। फिर लड़की को बचाओ तो उसका विधवा पुनर्विवाह करवाओ, विधवा पुनर्विवाह करवाओ, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर एक बोझ है, इसलिए उसकी बालिका शिक्षा पर ध्यान दो और बालिका शिक्षा के बाद वो समाज के अन्य क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर खड़ी हो जाए। ठीक है ना, ठीक, और आ जाए समाज में उनकी भूमिका, आत्मनिर्भर होते ही समाज में भूमिका। इस डायग्राम को जल्दी से खींचो और कुछ लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको खींच डालो और कुछ लिखे और बहुत तेजी से आगे बढ़ना है भाई। तुम सबको आज मेरा साथ देना है, आज कोई थकेगा नहीं। 10-15 मिनट ऊपर नीचे क्लास चलती रहेगी, लेकिन आज ये मुझे इसको खत्म करना और कल से जो है राष्ट्रवाद पर पहुंच जाएंगे, जो फाइनल कहानी है आखिरी की। ठीक, इसको लिख लो फिर आगे बढ़े। ठीक है, ये है विक्ट्री पॉइंट भाई, हमने ट्रॉफी बनाई है या बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब लिखो जरा, एक पॉइंट लिखो। पहला जो ब्रह्म समाज लिख दिया था, एक बॉक्स बनाओ, ये डायग्राम तो खींच दिया, बीच में एक बॉक्स बना, स्त्री का प्रश्न, स्त्री का प्रश्न, और पहला बुलेट पॉइंट लिखो स्त्री या नारी, स्त्री या नारी अपने जन्म से मृत्यु तक, नहीं बच्चे, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का ही और विस्तार है। ठीक है, कल ब्रह्म समाज देखा था, ब्रह्म समाज में स्त्री का प्रश्न आया था। दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, स्त्री और जाति के प्रश्न। ठीक है, और तीसरा शिक्षा का भी है, लेकिन कंसेप्चुअली स्त्री और जाति का प्रश्न, उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने जन्म से मृत्यु तक तमाम चुनौतियों का सामना करती थी, पूर्ण विराम, बालिका भ्रूण हत्या समाज में आम बात थी, बालिका भ्रूण हत्या समाज में आम बात थी। कितनी आम थी, ऐसा नहीं है कि 19वीं सदी में। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं किसी को जानता हूं जिनकी चौथी बेटी हुई और ठंड के दिनों में 2-3 महीने की उस बच्ची को ठंडे पानी से नहला के और घर में कूलर चला के उस महिला ने लिटा दिया, खुद मां ने लिटा दिया, क्योंकि चौथी बेटी थी और वो बच्ची मर गई। समाज में लोग जानते थे बालिका भ्रूण हत्या, कम से कम अभी मैं देखूं तो ये 25 साल पहले की घटना तो होगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। आमतौर पर बाल विवाह का प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन था और बेहद कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, बेहद कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। क्या था वो, रजस्वला होने के पहले, यानी उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के पहले ही 8 साल 9 साल 10 साल की बच्चियां, छोटी छोटी, आज के समय में सोचो बेटा समाज में कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती। 8 साल की बच्ची है, शादी हो गई, उसके बाद क्या होता था, गौना होता था, फिर उसको वापस बुला लिया जाता था कि चलो शादी तो हो ही गई, फिर वो जब बड़ी हो जाएगी 12 साल 13 साल, तब उसको जो है वापस ससुराल भेजा जाता था। ठीक है, शादी कर दी जाती थी या विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, अगला इसी में लिखो आगे, विधवा होने की स्थिति में, विधवा होने की स्थिति में उसके सामने दो विकल्प थे, किसी भी लड़की के सामने, है ना, उसके सामने दो विकल्प थे। ओहो पल्लवी, बिल्कुल ऐसे ही होती थी शादियां, है ना, बिल्कुल है बेटा हरमीत, ऐसा आज भी समाज में है। ठीक है, उसके सामने दो विकल्प होते थे, डैश लगाओ, नंबर 1 लिखो, सती हो जाना, सती हो जाना या वैधव्य भोगना। वैधव्य का मतलब क्या होता है, शब्द ही तुमको मिल जाएगा, वैधव्य, क्योंकि ऐसे यूपीएससी शब्द पूछ देती है, वैधव्य। कल के पेपर में भी, क्योंकि आप लोग पेपर देख रहे हो, अभी तैयारी कर रहे हो, तो आपने पेपर देखा होगा, हिंदी ट्रांसलेशन कितना कठिन बनाते हैं, बिल्कुल लगता है गूगल से कहते हैं भैया इसको ट्रांसलेट कर दो, बेहद कठिन। वैधव्य, सती हो जाना या, बिल्कुल ज्ञानेश ये है ही है सब। नंबर 1 सती हो जाना, नंबर 2 वैधव्य भोगना, कि विधवा का जीवन जियो, वैधव्य भोगना, पूर्ण विराम। और विधवा का जीवन क्या है, 14 साल की 15 साल की बच्ची विधवा हो गई और विधवा होकर के उसको सफेद साड़ी पहननी है, मेकअप नहीं करना है, ठीक है, और जीवन में कोई हर्ष और उल्लास नहीं होना है, कोई पर्व त्योहार नहीं होना है, बिल्कुल सन्नाटा। ठीक, उसके जीवन में विधवा है, घर में शादी हो रही है, उसको कहा जा रहा कमरे में रहना, सामने मत पड़ जाना, क्योंकि अपशगुन माना जाता था विधवा का सामने पड़ जाना। ठीक है ना, विधवा होकर जीवन जीना। और उसके बाद तुम देखो वृंदावन के अंदर कितने जो है इस तरीके के विधवा आश्रम बने हुए, कितनी माताएं हैं जिन्होंने वैधव्य को भोगा। ठीक है ना,
बिल्कुल अंजलि, 18 तो चलो लीगल एज है ना। तो ये वैधव्य भोगना, चलो आगे लिखो, आगे चलो। ठीक, वैधव्य भोगना। इसलिए पूर्णविराम के बाद, इसलिए विधवा पुनर्विवाह का संघर्ष, विधवा पुनर्विवाह का संघर्ष कि विधवाओं की फिर से शादी हो जाए, जो विकल्प नहीं थे, सती हो जाओ या वैधव्य भोगो, तो विधवा पुनर्विवाह का संघर्ष अवश्यंभावी था। ठीक है, अवश्यंभावी था। यह तभी संभव था, यह तभी संभव था जब सती प्रथा पर रोक लगाई जाती, सती प्रथा पर रोक लगाई जाती, पूर्ण विराम। परंतु इन सभी समस्याओं का सबसे बड़ा निदान था बालिका शिक्षा। ठीक है, बालिका शिक्षा। फौजिया कितनी सारी लैंग्वेज है, कल एक लैंग्वेज है, बाकी वहां स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया। अंग्रेजी से ना परहेज ना करो बेटा, स्क्रीन पर कुछ ऐसा आ जाएगा तो हम घबरा जाएंगे, बिल्कुल नहीं करो। ठीक है, यहां लिख रहे हैं समझने के लिए, हम लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, बालिका शिक्षा, ताकि महिलाएं शिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों और समाज में आत्मनिर्भर होकर, ठीक है, आत्मनिर्भर होकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने यह देखा कि जिन मुद्दों के ऊपर सबसे ज्यादा जोर पड़ा और जिस पर कि आंदोलन खड़ा हुआ, ये तो कानूनी रूप से इस पर रोक लगा दी गई। बाल विवाह पर अभी आगे हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। कल हम लोगों ने देखा एक आंदोलन सती प्रथा के लिए चला, ठीक है, सती प्रथा निषेध के लिए, जिसपे हमने कल बात कर ली। अब आ जाओ, जो मैंने आज आपसे वादा किया कि आज मेरे साथ आपको भागना है, क्योंकि समझने के बाद केवल तथ्यों को पकड़ते चले जाना है। यहां एक दूसरी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी बंगाल के अंदर राजा राम मोहन राय के बाद हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर जो थी इनकी उपाधि थी, इनको कहा गया ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड, इसलिए विद्या के ये सागर हैं, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर उपाधि बन गई। और इनको जाना जाता है इसी काम के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ में बहु विवाह के लिए और बाल विवाह के लिए भी। लेकिन उनकी मुख्य भूमिका क्या है, विधवा पुनर्विवाह की भूमिका है। स्लाइड्स को मैं आखिर में 1 मिनट दे दूंगा, लेकिन बढ़ते रहना, मेरे साथ लिखते चलना, ठीक। इन्होंने क्या किया, जैसा हम लोगों ने कल देखा, कल एक सवाल आया राजा राम मोहन राय के बारे में, तो स्टेटमेंट दिए कि वो प्राच्य का यानी पूर्वी ज्ञान जो था, भारतीय समाज का जो ज्ञान था, उसका सम्मान करते थे, और दूसरी तरफ पाश्चात्य जो तर्कशास्त्र है, मानवता है, समानता है, उसका भी सम्मान करते थे। और दोनों के बारे में लिखा कि ये जो है कौन सा कथन सत्य है, दोनों सत्य है। कहां से जोड़ा, प्राच्य और पश्चिम। तो बिल्कुल सीधा सवाल था, ये कहां से ला रहे हैं पुनर्विवाह के लिए समर्थन। ऐसा नहीं है ये कह रहे हैं कि ये तर्क है, ये मानवता है, वो भी सब है, लेकिन खुद मनुस्मृति, पराशर संहिता जैसे ग्रंथों से उदाहरण लेकर के आ रहे हैं कि कोई समाज के भीतर कोई आम नियम नहीं है सती प्रथा का, ठीक है, यानी हिंदू धर्म ग्रंथों से लोगों को समझा रहे हैं, जनमत का निर्माण कर रहे हैं, और विधायिका यानी कानून बनाने वाले यानी अंग्रेजों पर एक दबाव बना रहे हैं। फिर शिक्षा सुधार, महिला शिक्षा के शुरुआती अग्रदूतों में एक है, यानी सबसे पहले वो लोग जो कह रहे हैं कि सारी समस्या का, हर समस्या का एक निदान है भैया, बच्चियों को पढ़ा दो। और पढ़ लिख करके क्या होता है, वो आज के समाज में आप देख रहे हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां, पढ़ी लिखी लड़कियां दबेंगी नहीं, उनको अपने अधिकार पता है। तो शिक्षा सुधारों में योगदान महिला शिक्षा। फिर एक बंगाल में एक स्कूल हुआ करते थे, उनको कहते थे बेथुन स्कूल, तो उसके ये थे मंत्री। तो बेथुन स्कूल के मंत्री जब ये बने तो इन्होंने बहुत सारे कन्या विद्यालय खोले, बहुत सारे, यहाँ केवल बच्चियां पढ़ेंगी, और बच्चियों को पढ़ाया भी क्या, अंग्रेजी पढ़ाई, विज्ञान पढ़ाया, गणित पढ़ाया, समाजशास्त्र पढ़ाया, इस तरीके के विषय उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। विद्यासागर बहुत बड़ा नाम है। तो फैक्ट के हिसाब से संस्कृत कॉलेज के ये प्राचार्य बने और संस्कृत कॉलेज का आधुनिकीकरण किया। और फिर इन्होंने क्या किया कि प्रवेश में यानी एडमिशन में जाति महत्व नहीं रखेगी, जाति के प्रश्न पर भी आएंगे, ठीक है ना, जाति के प्रश्न पर भी आएंगे। तो जाति के आधार पर हम एडमिशन नहीं देंगे, जाति से कोई लेना देना नहीं, बच्चा पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा। ज्योतिष, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र जैसे विषय, ये सब ध्यान में रखना है, सुनते चले जाना है। एक बार में ये कभी नहीं होता कि सर एक बार में किया सब याद हो गया, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्लास हो सकता है एक बार देखनी पड़े, हो सकता है कि कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़े। अगली चीज क्या है, साहित्य और बांग्ला पुनर्जागरण में भी इनका बहुत योगदान है, ठीक है, और बांग्ला को आम बोलचाल की भाषा बनाया। जैसे हिंदी है तो मैं कहूं कि जो है कुछ भी मैं बोलूं, अगर एकदम शुद्ध हिंदी में बोल दूं, संस्कृत निष्ठ हिंदी में बोल दूं, तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर क्या हुआ, समझ में नहीं आया। तो सरल बनाना, भाषा को सरल बनाना, तो इन्होंने बांग्ला भाषा को सरल बनाया। और एक महत्वपूर्ण चीज कि इन्होंने एक वर्णमाला बनाई बांग्ला की, और उसका नाम है बोर्णो परिचय। बोर्णो परिचय, वर्ण, वर्णमाला, वर्णमाला
वर्णमाला वर्णमाला वर्णमाला। ठीक है, ये बांग्ला में जब आप आते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा आप जो है ओठों को गोल घुमा करके बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, बाबू मशाय। ठीक है, उसी तरीके से ये वर्ण है जो यहाँ पर बोर्णो हो गया है। तो ध्यान रखना है कि ये सीधा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से समाज सुधारक ने जो है बांग्ला वर्णमाला के लिए बोर्णो परिचय नाम से किताब लिखी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और कालिदास की रचनाओं का, ठीक है, इन्होंने अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, शकुंतला के नाम से वो लिख दिया जाता है, अभिज्ञान शाकुंतलम मेघ दूतम। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विधवा विवाह की ये कहानी हो गई। विधवा विवाह पर ही हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं तो कुछ और तथ्य क्या है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की यह भूमिका थी। कब पारित हुआ, सन याद रखना है 1856। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर सिंपल फैक्ट्स की हम बात करें, एलिमेंट्री फैक्ट आपको याद रखना है, हिंदू विधवा जो है पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ध्यान से देखो जरा, इसका प्रारूप या मसौदा किसने तैयार किया, लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने कहा कि यह होना चाहिए, लेकिन इसके पारित होने के समय गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। यह ध्यान रखना है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने तैयार किया था। एक सवाल हो सकता है, डलहौजी ने किया था। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स ये डिस्टिंक्शन जानते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, दूसरा सवाल पूछ दिया कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय गवर्नर जनरल कौन था, पारित होने के समय लॉर्ड कैनिंग। अब देखो जैसा हमने कहा, यहां पर एक बहस हो गई। एक तरफ तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, लेकिन इनके खिलाफ एक हुआ करते थे राधाकांत देव, और उन्होंने एक बनाई थी धर्म सभा। ठीक है, धर्म सभा इनका संगठन हुआ करता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विरोध किसने किया, धर्म सभा और राधाकांत देव। ठीक है, बिल्कुल निसार, साथ ही साथ में बेटा सब याद हो जाएगा। आज मैं कमेंट्स में बहुत आ नहीं रहा हूं, मैंने कहा नहीं, टास्क लिया है पूरा करना है। राधाकांत देव और धर्म सभा, जहां पर वो नारी संबंधी जो हम लोगों ने लिखा था, उसके आगे पहली स्लाइड जो है वो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने शायद इसको लिख लिया होगा। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाली ये स्लाइड तुम लोगों ने लिख ली होगी। नहीं लिखी है तो मैं 1 मिनट तुमको दे देता हूं। 2 काम होंगे, कुछ बच्चे तो इसको पूरा लिख डालेंगे, और जो पूरा नहीं लिख पा रहे होंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि कितना स्पेस छोड़ना है। बढ़िया परमेश, पढ़ते रहो बेटा, कन्वीनियंस तो यही है ना ऑनलाइन की, आराम से पढ़ते रहो, पढ़ना जरूरी है बस, है ना। चलो, इसके बाद हम यहां आ गए हैं, इसको भी साथ में लिखते रहो और समझते भी रहेंगे। एक प्रश्न बन सकता है कि विधवा पुनर्विवाह के संबंध में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विरोध करने वाले निम्न में से कौन थे। तो क्या याद होगा, हमारे बच्चों को यही क्लास में याद हो गया, राधाकांत देव, और अगर कोई संगठन आ जाए तो धर्म सभा। अगर कोई बेंच रिलेटेड सवाल बन जाए कि समाज सुधार प्रगतिशील एवं रूढ़िवादियों के बीच एक संघर्ष था, तो आप लिख ही रहे हैं, सब समझ रहे हैं, ये आपके लिए ब्रैकेट में लिखने वाला फैक्ट हो जाए। ठीक है ना, हाँ ये है, लाइव में क्लास में नोट साथ में बन जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही कहा बेटा। चलो, अच्छा सोशियोलॉजी में भी ये टॉपिक है, हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो गया, ये धर्म सभा राधाकांत देव। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहां पर याचिका दायर की, विधान परिषद में, कि भाई विधवा पुनर्विवाह की अनुमति हो, नियम बने, कानून बने। और राधाकांत देव धर्म सभा उससे बहुत ज्यादा तादाद में, उन्होंने 4 गुना तादाद में सिग्नेचर करवा लिए। ठीक है, सिग्नेचर करवा लिए और कहा कि नहीं होना चाहिए। समाज में परिवर्तन करने वाले लोग मुट्ठी भर होते हैं और परिवर्तन का विरोध करने वाले लोग झौवा भर होते हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ कहते हैं मुट्ठी भर और झौवा भर, झौवा समझते हो ना, जिसमें बहुत टोकरी बड़ी सी। चलो, कानून बन गया। फिर महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ नाम का एक संगठन बनाया, कहां, महाराष्ट्र में। बंगाल से जो है ना आगे कहानी शुरू हो रही है और महाराष्ट्र की तरफ जाएगी, तो रानाडे विधवा पुनर्विवाह संघ बनाते हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण, कल देखो तुम विष्णु दिगंबर पुलस्कर पर सवाल आ गया कि 1901 में उन्होंने जो गंधर्व महाविद्यालय है कहां खोला। ऐसा सवाल, ऐसे सवालों के लिए तैयार रहना है। मैं ये कहता हूं ना कि हमारी जो फोर्स है मतलब हमारे स्टूडेंट्स पूरे यूपीएससी में, कम से कम मैं जो मॉडर्न इंडिया की मैं अगर बात करूं, सबसे कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होने चाहिए। टीके कर्वे, टीके कर्वे ये 1916 में मुंबई में एक महिला विश्वविद्यालय खोलते हैं, जिसका नाम है, आज भी ये विश्वविद्यालय है, श्रीमती नथीभाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, डीके कर्वे ने खोला, 1916 में खोला, मुंबई में खोला। इस तरीके के फैक्ट्स की भी हमारी तैयारी रहनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो यहीं पर आ जाओ, बाल विवाह, भाई विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसमें भी बहुत सक्रिय है। और यहां क्या हो रहा है कि यहां एक महिला है, एक लड़की है, रुकमा बाई। तो रुकमा बाई क्या करती है, इस पर एक सवाल आ गया, रुकमा बाई भी लिखते हैं, रुकमा बाई भी लिखते हैं, और इस पर तो सीधा सवाल यूपीएससी ने पूछा था, क्योंकि लोगों को लगा यार सर कहां से सवाल आ गया। बेटा बिल्कुल, बाल विवाह पर कानून बनाने में, एज ऑफ कंसेंट बिल रुकमा बाई की वजह से बना था। और हम क्या करते हैं, रट्टा मार देते हैं बाल विवाह के विरुद्ध। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में बैठे हिल रहे हैं। जैसे पहले श्लोक पढ़ते थे वेद पाठी हमारे ब्राह्मण, तो वेद पढ़ते समय ऐसे हिलते थे, कुरान पढ़ते समय ऐसे हिलते, तो रटते समय कुछ लोग ऐसे हिलते, तो अरे वाह याद हो गया। नहीं, क्या कॉन्टेक्स्ट था, ये क्लास में पढ़ना जरूरी है। तो रुकमा बाई और बाल विवाह एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। 11 साल की उम्र थी और धनसुख राव नाम के एक व्यक्ति से शादी हो गई। रुकमा बाई, हम नहीं जाएंगे भैया, हमको ससुराल नहीं जाना, मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। रुकमा बाई के पहले इस देश में लड़कियों को शादी के लिए ना कहने का हक नहीं था। बच्चे, जिस समाज में तुम जी रहे हो उस समाज में परिवर्तन कैसे हुआ है 200 साल में, इसको समझ लो, यही तुम्हारी कहानी है। ठीक है ना, चलो, तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे शादी, ये जबरदस्ती है, हम मानते ही नहीं।
सारे लोग पुरोहित वर्ग, अरे ये बदतमीज है बच्ची, इसने मना कैसे कर दिया, लड़की को हक नहीं होता, जहां उसका रिश्ता कर दिया जाए, जाना पड़ेगा। इसी तैसी रुकमाबाई ने कहा तुम बेटा तुमको देख लेंगे, ठीक है ना, कि शादी हो गई है, जबरदस्ती कर दी गई है, पुरोहित कह रहा है कि ससुराल जाओगी कैसे नहीं, और ये मामला कोर्ट में चला गया, कहां, बॉम्बे हाई कोर्ट में। और रुक्मिणी का जो विवाद था उसको उन्होंने वैध ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि ये विवाद जो है वैध है। लेकिन हुआ क्या कि ये पूरा बाल विवाह विरोधी चेतना और बहस का बड़ा कारण बन गया, और 88 में ये मुकदमा फिर हालांकि वापस ले लिया गया। लेकिन जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, यानी शादी की उम्र निर्धारित की गई कि इसके पहले शादी नहीं होगी। और उसमें बहुत कुछ जो है लिखा हुआ था, लेकिन शादी होने का मतलब देखो, जो टर्म्स है ना कि शादी कब होनी चाहिए, जब लड़का और लड़की दोनों जो है ना फिजिकली प्रिपेयर हो। तो ये फिजिकल रिलेशंस के लिए वो एज ऑफ कंसेंट बिल आया कि ये कंसेंट कब होगी, और 10 वर्ष से बढ़ाकर उसकी आयु को 12 किया गया। 12 किया गया। ऐसा समाज जो काट खाने को दौड़ रहा है, उस समय में ये बात हुई। लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कंसेंट का विरोध किया था। लोकमान्य तिलक आप जानते हैं, तिलक महाराज को कौन नहीं जानता, इतिहास पढ़ो नहीं पढ़ो तब भी। उन्होंने इसलिए मना किया, एक तो वो ये चाहते थे भारतीय समाज में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़े, और उनको ये लगता था कि अंग्रेज हमारे मामलों में दखल देने वाले कौन होते हैं, अंग्रेजों को हमें छोड़ के चले जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, ये तो एक सवाल ये बन गया कि किस निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया। तो एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि तिलक महाराज ने ऐसा किया। अब देखो बंगाल में कुछ और भी हो रहा है, ये तो थीम चल रही है, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, वो जो थीम थी वो चल रही है। इसके बीच में कुछ आंदोलन चल रहे हैं जो बहुत जरूरी, इनको समझना। बंगाल के अंदर हेनरी विवियन डेरोजियो अंग्रेजी पुर्तगाली मूल का एक शिक्षक है, और वो एक मूवमेंट चलाता है, यंग बंगाल मूवमेंट। उसके शिष्य चलाते हैं। 22 साल की उम्र में वो आदमी मर गया, ठीक है, मर गया। थैंक यू कोमल। 22 साल की उम्र में डेरोजियो मर गया। 22 साल की उम्र में उसके अनुयायी थे। 22 साल बड़ी कम उम्र होती, तुम लोग अपने को छोटा ना समझो। तुम लोग वो उम्र जो है, तुम देखो दुनिया में एक से एक लोगों ने कमाल कर दिया है। मैं कभी कभी कहता हूं यार, 23 साल की उम्र में भगत सिंह जो है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सब अमर हो गए। मेरी उम्र तक आते आते स्वामी विवेकानंद दुनिया में प्रसिद्ध हो गए थे। मैं कहता हूं यार हम लोग कुछ नहीं कर पाए इन लोगों के सामने, एज हो गई। तो ये 22 साल में ये मर भी गए। अंग्रेजी पुर्तगाली मूल के शिक्षक। मूवमेंट कौन सा चलाया? यंग बंगाल। सीधा सीधा जब तथ्य आप पूछ रही है अगर यूपीएससी, तो पूछ देगी निम्न में से किसने बंगाल के अंदर यंग बंगाल या युवा बंगाल आंदोलन चलाया? मुक्त चिंतन। मुक्त चिंतन। इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर सोचो, तर्क के आधार पर सोचो, ठीक है ना। और इनके यहाँ कुछ लोग, जैसे कुछ ईसाई मिशनरी, जैसे अलेक्जेंडर डफ, इनका नाम अभी आगे भी हम लोगों की कहानियों में आएगा, ये मिशनरी थे, तो ये डेरोजियो के करीब रहते थे। और जिन लोगों को मुक्त चिंतन और हिंदू धर्म की जो सामाजिक धार्मिक संरचना है उसकी आलोचना होती थी यंग बंगाल मूवमेंट में, तो ये अलेक्जेंडर डफ जैसे लोग कोशिश करते थे कि जैसे ही कोई हिंदू इनके संपर्क में आए उसको धीरे से ईसाई बना लो, ठीक है ना, धीरे से ईसाई बना लो। तो हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित निम्नलिखित कौन से तथ्य सत्य अथवा असत्य है, उसमें ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि डेरोजियो के कुछ सहयोगियों ने धर्मांतरण के भी प्रयास किए। आमतौर पर एनसीईआरटी और बाकी किताबों में ये लिखा नहीं होता है, ठीक है ना। और इन्हीं के एक शिष्य थे लाल बिहारी डे, जिनको का बड़ा विवाद हुआ था, जिन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था, ठीक है ना। और इन लोगों ने एक अगला फैक्ट कि कुछ यंग बंगाली, कहा जाता था यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़े लोग यंग बंगाली हैं, ब्रह्म समाज आंदोलन में भी घुसे। लेकिन क्या हुआ, देवेंद्र नाथ टैगोर, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका आदि निकाली और ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। तब भी हम लोगों ने देखा था कि डेरोजियो से विवाद हुआ था, डेरोजियो के शिष्यों से। क्यों हुआ था? क्योंकि ये लोग ब्रह्म समाज में घुसपैठ कर रहे थे, और घुसपैठ करके वहां पर भी अलेक्जेंडर डफ जैसे लोग कोशिश करते कि हिंदुओं में कन्वर्जन हो जाए, वो ईसाई बन जाए। तो एक सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल मूवमेंट का निम्न में से किस समाज सुधारक ने विरोध किया? देवेंद्र नाथ टैगोर लिखे हुए हैं। कवि बहुत अच्छा है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, भारत के बारे में, भारत को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। ये इनका कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है ना। और हिंदू कॉलेज में ये पढ़ाते थे, ठीक है, कोलकाता में एक कॉलेज था हिंदू कॉलेज। सारी कहानी देख रहे हो, बहुत जबरदस्त व्यक्ति है। ये धर्मांतरण और ये सारी चीजें, अलेक्जेंडर डफ, ये सब अलग है, लेकिन बहुत ही रेवोल्यूशनरी पर्सनालिटी है डेरोजियो। मुक्त होकर सोचना सिखाता है। और एक पत्र निकाला, पत्र का नाम था ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया नामक पत्र निम्न में से कौन सा समाज सेवी प्रकाशित करता था? अब बंगाल में ही एक और जबरदस्त कहानी लिख ही लिया होगा तुम लोगों ने, मैं धीरे धीरे इसीलिए कह रहा हूं कि बस देखते चलो, छूटेगा तो आगे लिख लेना, ठीक है। अभी आगे बढ़ जाएंगे, देवदासी प्रथा वगैरह ज्ञान जाएंगे ना हम लोग, तो पीछे दूसरी तरफ निकलेंगे। आर्ट एंड कल्चर वगैरह में देवदासी प्रथा, ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर, इन पर सब पर बेटे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग अभी फोकस्ड रहते हैं। अब मैं ऐसे एक जो है व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनके लिए इतिहास पढ़ना जरूरी नहीं है। हो सकता है देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में आप ना जानते हो, राजा राम मोहन राय के बारे में सब सुनते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को तो सब जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद को बनाने वाले उनके गुरु कौन है? रामकृष्ण, ठीक है ना। बच्चे या फिर प्री के लिए इसके बाद तुम कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो प्री क्लियर होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ठीक है ना। तो एकदम पीपीटी में ये प्री के लिए तो सब है इसके अंदर, और प्री में जितने फैक्ट्स आ जाते हैं, मेंस की संकल्पना जब हम समझते हैं उसके साथ वो भी परफेक्ट हो जाता है, ठीक है पापा। लिख लो भाई। पापा कुछ कहें और हम ना माने, ऐसा हो नहीं सकता, बड़े आज्ञाकारी पुत्र हैं भाई, ठीक है। चलो
मैं कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद को प्रत्येक भारतीय जानता ही जानता है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किया, बहुत ही प्रसिद्ध संत है। लेकिन मैं कहूंगा कि रामकृष्ण परमहंस को समझे और पढ़े बिना स्वामी विवेकानंद को नहीं समझ सकते। आज कुछ लोग स्वामी विवेकानंद को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जिंदगी भर वही किया जो उनके गुरु के उपदेश थे, और गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। गजब के संत हैं। मतलब अगर तुमको धर्म समझना है, हिंदू धर्म समझना है और उसकी संत परंपरा समझनी है, तो रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य। और वो कर क्या रहे हैं? उनका कहना क्या है कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा कि हिंदू जाकर के स्वर्ग में बैठता है तो उससे अलग कोई जन्नत जैसी जगह है जहां मुसलमान जाते हैं, और कहीं पर हेवन है जहां क्रिश्चियन जाते हैं। ऊपर जाके पता चलता कि अरे यार हमको तो उल्लू है बना दिया, ऊपर तो सब एक है। नीचे ही हमसे कह रहे थे, कोई कह रहा था कि नमाज पढ़ो, कोई कह रहा था पूजा करो, कोई कह रहा था प्रेयर करो, कोई कह रहा था अरदास करो। यहाँ कहानी है कि है, ठीक है। आजकल बड़े बढ़िया बढ़िया मीम बन रहे हैं। जब ऊपर पहुंचो तो जो है दिख क्या रहा है कि अल्लाह मियाँ और जो है विष्णु भगवान और सारे लोग एक अगल बगल बैठे बातें बातें कर रहे हैं कि और क्या चल रहा हालचाल, ठीक है ना। तो हम खाली नीचे लड़ लें जितना सर फुटा करना। तो रामकृष्ण परमहंस ये क्यों कर रहे हैं? हिंदू तो थे ही। इस्लाम और ईसाई धर्म, कुछ कुछ दिन इन्होंने कहा अब हम इस्लाम धारण कर लिया, अब कुछ दिन हम अल्लाह की इबादत करेंगे। करिए आए, संत है। काली की मूर्ति के सामने बैठते हैं, रोते हैं, आवेग हैं, और काली ऐसा कहा जाता है इनको दर्शन देती है। वो कहानी सुनी होगी ना आपने, इनके पैर का अंगूठा विवेकानंद ने छू लिया था तो गंगम गंगम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। ये ऐसे संत हैं। तो काली इनके साथ साक्षात्कार करती है, उनको रोज भोजन करवाते हैं, रोते हैं। तो संत है भाई, पहुंचे हुए संत हैं। तो जब अल्लाह की इबादत करने गए होंगे तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। यस, आई एम रामकृष्ण परमहंस स्पीकिंग। उन्होंने कहा कि आई एम गॉड स्पीकिंग। तो अच्छा अल्लाह, तो सब एक है। तो मैसेज मिल गया कि अच्छा, जहां पिछली बार फोन का कनेक्शन लगा था इसी बार फिर से कनेक्शन लग गया, ठीक है। उसके बाद ईसाई हो गए, कुछ दिन ईसाई धर्म का अभ्यास किया। तो ईसाई धर्म का अभ्यास करने के बाद पता चला कि फिर वहीं पे फोन का कनेक्शन लग रहा। तो उन्होंने कहा भैया सब एक जगह ले जाते हैं, ठीक है, नंबर कोई भी डायल करो, बात करने वाला एक है। कहां पुजारी है, ठीक है, ये कहां पुजारी है? काली मंदिर है कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, वहां ये पुजारी थे। वहीं इनसे विवेकानंद मिले, नरेंद्र मिले। और नरेंद्र जो है इनके ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में जाकर धर्म संसद में एक भाषण दिया। और उस भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसके बाद मिनटों तक तालियां बजती रही, मिनटों तक। क्यों? भारत से आया एक संत, अमेरिका के भाइयों और बहनों, वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा एक कुटुंब है, ये पृथ्वी एक परिवार है। यही तो कंसेप्ट है ना। हम तो इतने संकुचित हो गए कि हम ना अपने अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल दुनिया सबसे लड़ रहे हैं और अपने घर के अंदर भी लड़ रहे हैं। हम ऐसे है नहीं जैसे हम पिछले कुछ समय से लड़ रहे हैं। हमारी ताकत स्वामी विवेकानंद है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? कहां पर धर्म संसद का भाषण दिया था? अमेरिका के शिकागो में। कब दिया था? 93 में। और क्या किया वहां पर? क्या दर्शन है? वेदांत, जिसके बारे में हमने कई बार आपको बताया। वेदों का अंत यानी उपनिषद का आरंभ। औपनिषदीय जो हिंदू धर्म है, वेदांत की बात की उन्होंने। 97, देखो कुछ किताबों में 96 भी आपको लिखा हुआ मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना है। 96 97 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, यानी अपने गुरु के नाम पर। और इसका मुख्यालय कहां बनाया? बेलूर मठ, कोलकाता के अंदर। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय निम्न में से किस एक शहर में स्थित है? इस बार का पेपर देख के मैं बड़ा रिलैक्स हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा पेपर पूछ लिया तो मॉडर्न इंडिया में मेरे बच्चे कहेंगे सर 100% लगा के आए हैं, और कुछ तो कहेंगे सर 120% भी लगा के आए, 2-4 नंबर बढ़ा के भी अगर मिल सकते हो OMR सीट में तो हमको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, बेलूर मठ, कोलकाता, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। तो ये वेदांत है, अद्वैत। तुम सबको ना स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, भविष्य की चिंता होती है, भगवान क्या होगा, IAS नहीं बनेंगे, ये वो फलाना ठिकाना, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर IAS बन जाते हो, फिर सोचते हे भगवान क्या होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी कैसे बने, ठीक है। उसके बाद हे भगवान क्या होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी कैसे। जिंदगी एंजाइटी और डिप्रेशन में निकाले दे रहे हैं, इस पर छोड़ देना है। देखो, सभी प्राणी आत्मा है और आत्मा ईश्वर का अंश है। यही तो वेदांत है, यही तो अद्वैत है। अद्वैत, द्वैत नहीं है। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब हिंदी में जब अ लगाते हैं किसी चीज के तो उसका विरोधी हो जाता है। दो नहीं है, एक है। आत्मा यानी जीव, और परमात्मा, परम आत्मा, दोनों एक है। तो हम तो कौन है? हम तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अगर अंश है, ईश्वर कौन है? हमारा भगवान भी है, अल्लाह भी है, ठीक है ना, वाहेगुरु भी है और गॉड भी है। जब ईश्वर का हो ना, यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है, उस पर छोड़ दो। तुम हो ईश्वर का अंश, जो चाहो जिंदगी में कर लोगे, जो चाहोगे जिंदगी में कर लोगे। ये क्या करें? अद्वैत वेदांत। लेकिन यहां इन्होंने ये कहा, ये पहले ऐसे संत हैं जो सन्यास की बात तो करते हैं लेकिन समाज की बात भी करते हैं। विवेकानंद की खूबसूरती है, पहले सन्यासी क्या है? चले जाएंगे, बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, और ईश्वर की आराधना में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि केवल ध्यान पूजा नहीं बल्कि सेवा और आत्मबल को भी अध्यात्म का हिस्सा मानो। अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है, और अपनी आत्मा को उठाना है तो गरीब की सेवा करनी है, दरिद्र की सेवा करनी है, ठीक है। और उन्होंने कहा, जो भारतीय थे, जो मध्यवर्गीय भारतीय थे, कि उनका कर्तव्य है कि वो अपने से कमजोर की सेवा करें। अब सब विवेकानंद की फोटो घर में लगा लेंगे, कमजोर पर अत्याचार करते रहेंगे, ठीक है। दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। इनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जाग जाओ, ठीक है। ये उत्तिष्ठ जागृत, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये तो तुम्हारे लिए कहा था, यूपीएससी वालों के लिए कहा था। उनको नहीं पता था कि भविष्य में यूपीएससी वालों को इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त
ना हो जाए। ठीक है, तो ये आ गए हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। अब देखो ये अलग तरीके का आंदोलन, और आर्य समाज जो समाज सुधार का एक और बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन जिसने भारत को बहुत प्रभावित किया, आर्य समाज। ठीक, एक तरफ बहुत क्रांतिकारी आंदोलन है ये, लेकिन पुनरुत्थानवादी है। पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? पुनः प्लस उत्थान। ठीक है, कहीं अतीत में हम बहुत अच्छे थे, बीच में बेकार हो गए, अब फिर से अच्छे हो जाना है, ये अतीत में चले जाते। तो पुनरुत्थानवादी, पीछे कुछ अच्छा था। एक होती है सोच कि भाई नहीं ठीक है अभी तक जो था भविष्य बहुत अच्छा है, एक होता नहीं अतीत बहुत अच्छा था वर्तमान बहुत खराब है, तो क्या करना है? अतीत को जिंदा करो। ठीक, तो ये अतीत को जिंदा कर रहे हैं। याद क्या रखना है? सिंपल फैक्ट्स, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, किसने की? सब जानते हैं, दयानंद सरस्वती ने की। कहां की? इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ये सवाल फ्रेम कर दिया जाए कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना निम्न में से किस नगर में की थी, और दिल्ली आ जाए, लाहौर आ जाए, ठीक है, और तुम्हारा बंबई आ जाए और पटना आ जाए, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो सवाल को फ्रेम कर लिया, सवाल को देख लिया, सवाल याद हो गया। मैं इतना क्यों बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं कि ये बात सुनते सुनते तुमको याद हो गया कि अरे सर ने तो लाहौर भी बोल दिया, सर ने दिल्ली भी बोल दिया, सर ने पटना भी बोल दिया। क्वेश्चन तो हमने फ्रेम कर दिया, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। मॉडल टेस्ट पेपर लगाने का जो फायदा होता है वही इन क्लासेस का फायदा है, इस तरीके से पढ़ने का। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय ये शब्द खूब लिखा हुआ मिलता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। अपौरुषेय यानी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, यानी मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये देवताओं द्वारा अवतरित है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। और जब देवताओं द्वारा कोई चीज आती है तो संपूर्ण है। ये क्या होता है? जैसे किसी चीज को हम कह देते हैं कि ये मनुष्यों ने नहीं लिखी, ये तो देवताओं ने लिखी है, तो देवताओं में कोई कमी तो है नहीं। ठीक है, वो तो संपूर्ण है, और अगर कमी है तो देवता जाने। मनुष्य की तो औकात नहीं है कि देवता कहते हैं भगवान तो थोड़ी सी ये कमी है। ठीक है ना, ऐसा तो कहने का ऑप्शन है नहीं। भगवान कहते हैं अच्छा बेटा मेरे अंदर बहुत कमी है कि मैं आलोचना नहीं सुनता, तुम वापस ऊपर आ जाओ। ठीक है ना, ये ना कह देंगे भगवान। तो यहाँ क्या है कि जैसे ही किसी चीज को हम अपौरुषेय बना देते हैं, मनुष्यों से इतर दैवीय बना देते हैं, उस पर प्रश्न नहीं कर सकते, वेदों पर प्रश्न नहीं कर सकते। आर्य समाज ने यही कहा कि वेदों में जो लिखा सब सही। इसी तरीके से कुरान अपौरुषेय, अल्लाह ने आयत की है, अब अल्लाह ने जब आयत की है तो सवाल नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाता है? जैसे ही हम कहते हैं मनुष्यों ने कुछ काम किया, ठीक है ना, मनुष्यों ने कुछ काम किया, तो ये जो है जैसे दैवीय बनाते हैं वैसे ही मामला पलट जाता है। और इसका, इस पूरे आंदोलन का एक बहुत बड़ा और फेमस स्लोगन है जो तुम लोग जानते हो, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। ठीक है, और एक इन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें था क्या कि वेदों की क्या महिमा है, धार्मिक उनकी आलोचना क्या है, सामाजिक सुधार के जो दयानंद के विचार हैं उन पर बात हुई। लेकिन इस्लाम, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म की आलोचना बहुत ज्यादा है। रामकृष्ण परमहंस क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सब एक है। और यहां पर दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश किताब में लिखा कि नहीं, ये सब गलत है, ये सारे धर्म गलत है, वेद ही एकदम सत्य है। अब एक फैक्ट जो देखना है आपको, ये गए जोधपुर, बहुत ये क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी किन अर्थों में है? आडंबर, यानी ये जितना पंडित पुजारी ये अनुष्ठान वो जो है ये सब करो, ये सब कुछ नहीं, आडंबर का विरोध। ठीक है, इसको स्लाइड में तुम लोग जोड़ देना, इसको लिख रहे हो तो उसी स्लाइड में तुमको जोड़ना है। आडंबर का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, पुजारियों का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कर्म कांडों का विरोध कर रहे हैं। बहुत क्रांतिकारी हैं। अरे ये क्या धर्म के नाम पे दिखावा कर रहे हो? कोई आडंबर नहीं, क्या धर्म के नाम पर दुनिया भर के कर्मकांड कर रहे हो? ठीक है, ये भी बंद करो। मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, मूर्ति पूजा गलत है। क्यों? क्योंकि वैदिक काल में यानी वेदों के समय में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पुजारियों का भी विरोध करो। वहां पर पुजारी जो है आर्य समाज के मंदिरों में आपको नहीं मिलते, अब मिलने लग गए, लेकिन ओरिजिनली नहीं मिलते थे। क्या जो कुछ भी वेदों में हो रहा था, जैसे यज्ञ है वहां, तो यहां भी यज्ञ है। ठीक है, वैदिक मंत्र है यहां वैदिक काल में, तो यहां भी वैदिक मंत्र है। तो ये चीज आपने लिख ली होगी। जोधपुर के महाराजा के पास गए, बोले मूर्ति पूजा छोड़ दो। महाराजा मूर्ति की पूरी पूजा कर रहे थे, और उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो है दयानंद सरस्वती ये बड़ी खराब बात कर रहे हैं, इनको हम जहर खिला देंगे। राजा महाराजा ना हत्या करने में बड़े आगे थे, तो जोधपुर के महाराजा को मूर्ति पूजा छोड़ने की इन्होंने सलाह दी, और राजा साहब ने सलाह नहीं ली और षड्यंत्र किया और उनको दे दिया जहर। तो कहां पर मृत्यु हुई? किस शहर में? अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, और दयानंद सरस्वती का जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक प्रभाव था। इसीलिए उनके जो शिष्य थे लाला हंसराज, उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज खोले। डीएवी कॉलेज खूब सुना होगा, हर जगह डीएवी कॉलेज आपको मिल जाता है। तो डीएवी कॉलेजेस, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, लेकिन किसने खोले? लाला हंसराज ने। ऐसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस समाज सुधारक ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की? लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, इस तरीके से चार नाम आपको दे देंगे, तो लाला हंसराज। दूसरा एक सवाल हो सकता है, क्योंकि इस बार पहला आ गया ना, इस पहला वाला सवाल पूछ ही लिया जाता है अक्सर। पहला डीएवी कहाँ खुला? लाहौर में। बड़ा जबरदस्त डीएवी है ये। भगत सिंह वगैरह इसकी लाइब्रेरी में पढ़ के क्रांतिकारी बने, बहुत सारे क्रांतिकारी आर्य समाजी बने।
ठीक है, आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है। अप्रोच क्या है, ये इसका क्या मतलब हुआ? एंग्लो वैदिक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एंग्लो और वैदिक। दयानंद के संबंध में भी एक बात आप कह सकते हैं, एंग्लो क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक है, और वैदिक का मतलब जो प्राच्य या प्राचीन भारतीय सभ्यता है उसके भी समर्थक है। तो एंग्लो वैदिक का मतलब यह है कि दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थापना। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सत्यार्थ प्रकाश जो किताब थी, उस किताब ने आलोचना प्रस्तुत की, मतलब हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को लगभग नकार दिया। और जब नकार दिया, एक सेकंड बेटा मैं पानी पी लूं जरा। जब नकार दिया तो धीरे धीरे यह हुआ कि बहुत से लोग एक सेकंड बेटा होल्ड करो, मुझे एक मिनट का थोड़ा एक पॉज दे दो। ठीक है, एक मिनट का पॉज दे दो। हाँ सॉरी, थोड़ी सी खराश आ गई थी इसलिए वो हुआ। ठीक है, चलो तो शुरू करें। तो यहां क्या हुआ कि सत्यार्थ प्रकाश में ये बात थी कि भाई सारे धर्म खराब है हिंदू धर्म को छोड़ के, इसलिए उनके जो शिष्य थे वो आगे और बढ़े, और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अतीत में हिंदू धर्म का त्याग किया और धर्मांतरण कर लिया, तो उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए हम एक आंदोलन छेड़ेंगे, और उस आंदोलन का नाम रखा शुद्धि आंदोलन। शुद्धि कि ये भाई अशुद्ध हो गए हैं, अगर मान लो कि हिंदू धर्म का त्याग किया और त्याग करके मुसलमान बन गए या ईसाई बन गए तो वो अशुद्ध हो गए, ऐसा माना गया। तो उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्ध करना पड़ेगा, इसलिए क्या कहा गया? शुद्धि आंदोलन। और जब एक शुद्धि आंदोलन चला तो जो ईसाई और मुस्लिम जो धर्मांतरण कराने के लिए मतलब जो है काम करते थे, जैसे तबलीगी जमात वगैरह, उनमें आपस में झगड़े शुरू हो गए। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष यानी सांप्रदायिकता का जन्म हो गया, मतलब उसको बढ़ावा मिल गया। जन्म तो अंग्रेजों ने दिया, लेकिन आपस में झगड़े शुरू हो गए, तो शुद्धि आंदोलन आगे चल करके थोड़ा संघर्ष की वजह बन गया। ठीक, चलो अब एक सवाल जो बहुत सिंपल सवाल कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में किसने की थी? तो एक तो इंपॉर्टेंट है, कहां की थी? हरिद्वार में, और इनके शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है ना, धर्म परिवर्तन के विरुद्ध। अब देखो यहां पर लाला हंसराज की जो बात है वो यहां पर दो बार आ गई है, इसको लास्ट वाली लाइन को इग्नोर भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें आगे हमको बढ़ना है। हमने क्या देखा कि ये जो पूरा, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले समाज सुधार कहां शुरू हो गया? ठीक है, एक तो बड़ा अड्डा बन गया बंगाल, जहां सबसे पहले समाज सुधार शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने इस इलाके को सबसे पहले गुलाम बना लिया। प्लासी, बक्सर, सब कहानी है तुम जानते हो। ठीक है ना, तो बंगाल, धीरे धीरे हमने क्या देखा था कि बंगाल से समाज सुधार का उदय होता है, और उसके बाद कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा, एक दूसरा जो केंद्र बनेगा वो बनेगा महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र। तो अड्डे हैं समाज सुधार। ठीक है, तो दूसरा केंद्र जो हमारा बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है? अभी महाराष्ट्र का केंद्र बनने जा रहा है। एक छोटा सा कहीं पर मैप डाल दो जिससे रीजन तुमको ये पता चले कि सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। उसके बाद ये महाराष्ट्र जाएगा, ऊपर उत्तर प्रदेश पंजाब की तरफ आर्य समाज का आंदोलन जैसे हमने देखा, और नीचे दक्षिण भारत की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है ना, चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में समाज सुधार आंदोलन को देखते हैं। यहां पर धार्मिक आंदोलन की बजाय आपको एक थोड़ा शिफ्ट दिखाई पड़ता है। यहां पर धर्म के अंदर सुधार करने का ज्यादा आग्रह नहीं है। बंगाल में क्या था कि धर्म के आधार पर सुधार, यानी धार्मिक रूप से हम मिसालें दे रहे हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, या धर्म ग्रंथों का बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे। यहीं से तो कहानी बहुत ट्विस्ट ले रही है। 1857 और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ने वाला तंत्र कौन सा है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो मानवीय दृष्टि यहां पर बन गई, और कहा गया कि शिक्षा पर जोर ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा हम शिक्षा पर जोर दे देंगे उतना बढ़िया रहेगा। महिला प्रश्न महाराष्ट्र में जाकर मुखर हो जाता है। अभी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जिस समाज में हम हैं, जो आज पहले की तुलना में थोड़ा रहने लायक समाज बना है, वो बना कैसे है? यही तो समझना है बच्चे। मैं क्या कहता हूं कि इस क्लास के अंदर जितनी बच्चियां, जितनी स्टूडेंट्स हैं हमारी, उनके लिए तो ये देखना चाहिए कि यार कहां कहानी चल रही है। मुश्किल से 150 साल पहले ये सब कहानी चल रही है, स्त्रियों के साथ ये सब हो रहा है। आज कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कितना कॉन्फिडेंस है, जबरदस्त। लड़कियों के भीतर कितना सब बदल गया, कैसे बदला। अब यहां पर जो सुधारक है वो एक अपने भीतर एक बदलाव ला रहे हैं कि हम जो समाज में जो कर रहे हैं वो हमको दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन में भी। जब हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ रहे थे तो हम केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। केशव चंद्र सेन बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो है 13 साल की बेटी का कूच बिहार के राजा से ब्याह करा दे रहे हैं। यानी आपकी कथनी और करनी में अंतर है। कथनी में आप बाल विवाह के अगेंस्ट हैं, लेकिन करनी में आप अपनी ही बेटी का ब्याह कर दे रहे हैं।
तो महाराष्ट्र में जब ये पहुंचता है आंदोलन, तो बहुत सारे लोग जो है, जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उसमें अंतर मिटाने का प्रयास करने लग जाते हैं, तो व्यक्तिगत आचरण में बदलाव ले आते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहां आकर के नारी, स्त्री के साथ साथ, ठीक है, प्लस जाति का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और महाराष्ट्र वो धरती है जहां दलित चेतना का उदय होता है, ठीक है। और यहां अंबेडकरवादी जो आंदोलन है उसका आधार भी यहीं पर तैयार होता है। और जैसे अंबेडकर को हम सबके सब जानते हैं, ठीक है, और मानते हैं, ठीक। तो अंबेडकर महाराष्ट्र के समाज सुधार से निकले हुए हैं। जैसे अभी ज्ञानेश ने पूछा ना, जो व्यक्ति भारत के, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में प्रधान भूमिका निभाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है, वो व्यक्ति समाज सुधार आंदोलन की धारा से निकला है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। समाज सुधार आंदोलन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो दो परिवर्तन हमको दिखाई पड़ता है। एक कि बंगाल में सारे के सारे समाज सुधारक ऊंची जाति से आ रहे हैं, जाति के विरुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन स्त्री पर ज्यादा ध्यान केंद्रित है, जाति वगैरह जो है उस पर भी वो चर्चा कर रहे हैं, जाति के विरुद्ध है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि पहली बार जो जातियां जिनका दमन हुआ है, या जिनका हम कहें दमन से मतलब है जो समाज में हाशिए पर पड़ी हुई हैं, जिनके साथ बहुत अन्याय, सामाजिक अन्याय हो रहा है, उसके भीतर से एक नेतृत्व का उभार हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक मिनट के लिए कुछ समझाऊं, और ये वाला तो आपने बना ही लिया है, एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। जाति का प्रश्न, जाति का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय समाज में है कि आज भी आप देख रहे हैं कि जाति के इर्द गिर्द राजनीति चल रही है, ठीक है ना। अभी 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 सब याद हो जाएगा कि देखो बेटा, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, ठीक है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, यानी तीन रिवीजन के पहले याद करने की एस्पिरेशन नहीं रखनी। जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम कहते हैं डॉक्टर साहब गले में बहुत इंफेक्शन है, गले में दर्द हो रहा है, पानी का घूंट भी नहीं निकला जा रहा है, ठीक है ना, दर्द है बहुत ज्यादा, क्या करें। डॉक्टर कहेगा एंटीबायोटिक दूंगा, ठीक है, तो एंटीबायोटिक दूंगा, एंटीबायोटिक की टैबलेट दे दी, तो वो आपको 3 दिन की एंटीबायोटिक लिखेगा, 5 दिन की एंटीबायोटिक लिखेगा। हम आएंगे, एक एंटीबायोटिक खा लेंगे, है ना, गुनगुना पानी किया, एक एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन दम खा लिया, अब हम बैठ गए, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि एंटीबायोटिक खाओ ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, एंटीबायोटिक खाओ, 3 दिन खाओ, 3 दिन में 6 गोली खाओ, 6 गोली खाओगे तब जाकर के गला ठीक होगा। और साथ ही साथ में डॉक्टर ये भी कहेगा कि गार्गल करना, कुछ ठंडा नहीं पीना, कुछ ठंडा नहीं खाना, ये सारे प्रिकॉशंस हैं। उसी तरीके से बच्चे तैयारी है कि जब आप 3 रिवीजन कर डालोगे तब आपको याद हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि अगर जरूरत पड़े क्लास को देखना, अपने नोट्स को पलटना, ठीक है, कुछ सप्लीमेंट्री अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना, तब आएगा याद करने वाला फेज। एक बार में याद नहीं होगा, समझ आ जाएगा, एक कहानी बन जाएगी, धुंधली 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 पिक्चर आ जाएगी। बस उतनी पिक्चर बनाना उद्देश्य है कि हम कनेक्ट कर जाए, ठीक है। चलो, मैं क्या कह रहा था, यहां पर आता है अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वो प्रश्न है भाई जाति का प्रश्न। जाति के संबंध में जो चर्चा है वो यहां पर करना बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरी नहीं है, क्योंकि जब सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर जाति पर ज्यादा विचार आप लोग कर ही लेते हैं। लेकिन है क्या कि समाज में क्या है, समाज में एक विभाजन है जो कि जाति पर आधारित है, ठीक है ना। तो समाज के भीतर जातीय विभाजन है, और इस जातीय विभाजन के अंदर अगर हम देखें तो 2-3 तरीके से कुछ तबके हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो निश्चित रूप से चिन्हित किए जा सकते हैं। जैसे आज के हिसाब से अगर हम कहें तो सवर्ण जातियां हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ओबीसी या जिनको पिछड़ी जातियां कहते हैं, ठीक है, और तीसरे जो है एससी या दलित हैं। आदिवासी मैं यहां पर नहीं कह रहा हूं क्योंकि जो मूल समाज है उससे आदिवासी थोड़ा बाहर रहते हैं। तो इतनी हमको अगर लार्जर क्लासिफिकेशन जो तुम लोग देखते हो ना कि भाई यहां तुम लोग कह देते हो कि ये यूआर है, लेकिन ये अनरिजर्व्ड वाले, लेकिन सवर्ण जातियां, पिछड़ी जातियां और दलित जातियां, 3 मेजर क्लासिफिकेशन है। और इस क्लासिफिकेशन में क्या है, इसको कंट्रोल करके कौन रखता है, उसको कंट्रोल करके ब्राह्मण रखते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देखो क्या है, ब्राह्मण बैठे हैं जो धर्म के आधार पर आपको बताते हैं सही और गलत, ठीक है। तो सही और गलत जो है वो बताने वाला ब्राह्मण है, उसके पीछे उसने धर्म का भय भी पैदा किया हुआ है। मान लो कोई दलित आए, कहे कि हे महाराज हम चाहते हैं हम अपने बच्चे को पढ़ा दें, आजकल हम सुने हैं बहुत नौकरी मिल रहा है पढ़ लिख करके। ये आज की बात नहीं, ये हम कह रहे हैं जिस समय हम लोग समाज सुधार आंदोलन की बात कर रहे हैं उस समय की बात। तो ब्राह्मण कहेगा ए शूद्रों के लिए पढ़ना शास्त्र में वर्जित है, तुम नहीं पढ़ सकते भाई, तुम पढ़ोगे तो नरक में जाओगे, भगवान का तुम पे कोप आएगा। अब भगवान तो कुछ नहीं कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं। जब पंडित जी कह रहे हैं तो बेचारे मन में डर बैठ गया तो जा रहा है कि नहीं बेटा तुम बचवा पढ़ नहीं पाओगे, कि पंडित जी मना कर रहे हैं। और पंडित जी अगर मना कर रहे हैं उसको नहीं भी मानेंगे तो जब आप पाठशाला में जाएंगे तो मास्टर साहब आपको घुसने नहीं देंगे। बच्चे इसी समाज में एक दलित बच्चा मटके से पानी पी लेता है और उस पर उसकी पिटाई होती है, उस समाज को डूब मरना चाहिए। जिस समाज में कोई दलित बच्चा मटके से पानी पी ले स्कूल के भीतर, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, गांवों में आज जाति प्रथा जिंदा है। तो एक राष्ट्र के तौर पर हमारे सामने यही चुनौती और ब्यूरोक्रेट के तौर पर तुम्हारे सामने चुनौती, ठीक है। तो ये व्यवस्था है जो कि क्या है, एक विभेदकारी व्यवस्था है, ठीक है। भेदभाव, ठीक है, विभेदकारी प्लस अन्याय पूर्ण व्यवस्था, ठीक है। भेदभाव और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, और ये जो अन्याय और भेद है इसके खिलाफ संघर्ष हो रहा है। मजेदार बात क्या है कि यही जो ब्राह्मण है इन्हीं के बीच से
जो है जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो रही है बंगाल से और बाकी देश में भी। तो ब्राह्मणों ने भी अपना जो है वो बनाया, एक भूमिका निभाई जाति प्रथा के उन्मूलन में, क्योंकि वहां से इंटेलिजेंसिया निकला। लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दो अलग चीजें हो गई। आजकल आप लोग ब्राह्मणवाद शब्द बहुत सुनते होंगे। ब्राह्मणवाद वो है कि जो इस जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता हो या भेदभाव को बनाए रखना चाहता हो, अन्याय को बनाए रखना चाहता हो। हर ब्राह्मण ब्राह्मणवादी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मणवादी वो है जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता हो, उस व्यवस्था को समानतापूर्ण बनाना जरूरी है। संविधान हमारा यही है ना, सब बराबर है, तो ये चीज जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने डायग्राम एक खींचा और हम लोग उसी चीज पर वापस लौट के आ जाते हैं। तो यहां क्या हुआ कि ये पूरा जो है महाराष्ट्र का जो मूवमेंट है वो बड़ा अनूठा मूवमेंट बन गया। और इस मूवमेंट के अंदर, इसके अंदर आप देखिएगा, ये जो आ गए हमारे अभी ज्योतिबा राव फुले, जैसे हम बड़े बड़े नाम अगर हम लोग कहें तो ज्योतिबा राव फुले, और दलित जातियों से जो नेतृत्व निकल रहा है उसमें सबसे बड़े नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ है, बंगाल में केवल सवर्ण जातियों से नेतृत्व निकला, लेकिन महाराष्ट्र में खासतौर पर जो है, और फिर उसके बाद दक्षिण भारत में उन जातियों से भी जो है नेतृत्व निकलकर सामने आया। तो डायग्राम खींच दो और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहां पर प्रथम सुधारक, हमने कहा ना प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां दिखे प्रथम वहां पर लपक लो, ये प्रथम है। महाराष्ट्र में प्रथम सुधारक माने जाते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेकर। और जब बाल शास्त्री जाम्बेकर का नाम याद रखो तो भाई दर्पण और दिग्दर्शन नामक दो जो है पत्रिकाएं इन्होंने निकाली। ये तो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने ये काम किया। लेकिन अगर सबसे पहला संगठित प्रयास देखें महाराष्ट्र में तो कौन सा है, परमहंस मंडली। प्रश्न आ जाए कि महाराष्ट्र में समाज सुधार का पहला संगठित प्रयास इनमें से कौन है। ठीक है, चार नाम दे दिए जाएं तो आप कहेंगे हमें पता है, हमने पढ़ा है, परमहंस मंडलियां बन रही हैं 1849 से। ठीक है, फिर इसी तरीके से ध्यान प्रसारक मंडलियां बन रही हैं। महाराष्ट्र गुजरात एक ही है, केंद्र महाराष्ट्र में है, जिसकी गूंज, ठीक है ना, इसकी जो गूंज है वो गुजरात तक जा रही है। ठीक है ना, अब क्या है, ध्यान प्रसारक, ध्यान का प्रसार करो, यानी लोगों को ध्यान दिलवाना है। तो यहाँ मंडलियां बन रही हैं, मंडलियां गांव गांव शहर शहर घूम रही हैं, बैठ के बात कर रही हैं, भाई ध्यान दीजिए, हमें अपने समाज में परिवर्तन की जरूरत है, हमें जाति प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, हमें अपने समाज में अन्याय को समाप्त करना है, हमें स्त्रियों के प्रति सम्मान रखना है, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजो, ये समाज ऐसे बदला है। तो ध्यान प्रसारक मंडलियां, आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मा के भीतर से आवाज आए कि ना बेटा वाजपेयी तुम गलत कर रहे हो। ठीक है ना, और ये कैसे होगा, ध्यान से, चिंतन से, मनन से। कभी कभी तुम लोग अकेले में बात करके देखो, तुम लोग तो मोबाइल जनरेशन हो भाई, तुम्हारे साथ जब कोई नहीं होता तब भी तुम्हारा मोबाइल होता है, और जब तुम्हें कोई नहीं सुन रहा होता तब भी तुम्हें गूगल असिस्टेंट सुन रहा होता है। ठीक है ना, हम लोग उस पीढ़ी के हैं जहां हमको ना मजबूरी है, मोबाइल का नाम मजबूरी है, ना रखना पड़े तो बहुत बहुत हो जाए। ठीक है ना, तो अभी कभी अकेले बैठो और कहो आज मैं खुद से बात करना चाहता हूँ, एक दिन कर लो। मैं क्लासेस में तुम्हारी भी, मतलब यूपीएससी की क्लास में भी मैंने एक दो बैचेस में किया है, जो बैच बहुत, जिनके साथ बहुत प्रॉक्सिमिटी बन जाती है, तुम्हारा वैसा ही बैच है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल प्राची, लोग बोलते हैं कि जाति व्यवस्था तो भगवान के टाइम से ही चल रही है, इसलिए भगवान के टाइम से कहां चल रही है बच्चे, भगवान कृष्ण जो है गीता के अंदर उपदेश दे रहे हैं, उसके अंदर जाति प्रथा निकाले कोई। मैंने तो शिव पुराण पढ़ा, शिव तो जाति और नहीं, वो तो मनुष्य की समानता के बारे में बात कर रहे हैं, वहां कहां पे जाति है। जाति एक ऐसा विधान है जिसका निर्माण धीरे 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 समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों ने अपने भले के लिए किया। ठीक है ना, अपनी भलाई के लिए किया, ये कोई दैवीय विधान है, और अगर दैवीय विधान है तो हम इस दैवीय विधान को नहीं मानते। दैट इज ऑल। जो गांधी जी की लाइन थी, उन्होंने कहा कि अगर ये धर्म सम्मत है और ईश्वरीय विधान है जाति, तो मैं उस धर्म को नहीं मानता। दैट इज ऑल। जो गलत है तो गलत है, भगवान ने भी किया होगा तो कह देंगे। ठीक है, चलो, तो हाँ, मैं एक सेकंड तुम्हारा ले लूं, 30 सेकंड्स, कि मैं उनको कुछ कुछ मेथड सिखाता हूं, और वो मेथड्स क्या होते हैं, उसमें मैं एक सेशंस में लेता था जिसमें मैं कहता था कि बस कुछ कुछ जो भी कहता जाऊंगा उसको फॉलो करते चले जाना। उसके बाद कुछ बच्चे कहते थे सर मैं रो दिया, सर मैं रो रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, सर मुझे पता नहीं क्यों इतना हल्का लग रहा है, मुझे ये लग, जान तो कुछ नहीं होता है उसमें, केवल इतना करते थे ना कि एक दिन तुम बैठ जाओ, आज ही कर डालो तुम, और कल मुझे बताना। ऐसे बैठो एकांत में, कोई ना हो, और कहो कि पूरा हम अपने दिमाग को सारी बाहरी दुनिया से काट लेंगे और कहेंगे हाँ भाई प्राची आओ अब तुमसे बात करते हैं। तो प्राची तुम याद करो कि तुम बचपन में कहां तक जा सकती हो, सबसे पहली मेमोरी तुम्हारी कौन सी है। अब ऐसी बातों से अपने आप को तुम एंगेज करना शुरू करो। ठीक है ना, एक दिन ये करके देखो, अगले दिन मुझे बताना। जैसे ही तुम अपने आप से बात करते हो, आत्मा से बात करते हो, जब आत्मा को जागृत कर लेते हो ना, तो तुमको उलझन एंजाइटी प्रेशर सबको मार दोगे गोली, तुम्हारी से कैसी, हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, हम बिल्कुल कूल हैं, हमको मालूम है जिंदगी में क्या करना, हमारी लाइफ सेटल है और हमारा गोल डेफिनेट है। ठीक, चलो, तो यहां पर क्या है, ये चल रहा है आत्म सुधार और आत्म चिंतन। ठीक है, तो एक तरीके से ये हम देखें कि एक मूल्य आधारित समाज का निर्माण इनका उद्देश्य है। ठीक है, इन सारे कामों का। इसके बीच आ जाते हैं हमारी महाराष्ट्र में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक आंदोलन 1873 में शुरू हुआ। ज्योतिबा राव फुले ने इसको शुरू किया, उनकी पत्नी है सावित्रीबाई फुले, दोनों पति पत्नी भारतीय इतिहास के सफलतम जोड़ों में एक है, जैसे गांधी कस्तूरबा, उस तरीके से ना कि एक दूसरे के पूरक बन जाए यहां पर, वैसे ही फुले जो दंपत्ति हैं ज्योतिबा राव सावित्रीबाई फुले बन गए। एक सवाल जो यूपीएससी की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा राव फुले को महात्मा किसने कहा, तो इनको महात्मा कहने वाले थे विठ्ठल राव कृष्ण जी।
उद्देश्य क्या था सत्य शोधक समाज का? शूद्रों अतिशूद्रों को सामाजिक धार्मिक राजनीतिक शोषण से मुक्त करना और ब्राह्मणों की प्रभुत्वशाली भूमिका को चुनौती देना। ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था के आर्थिक आधारों की खोज की। ठीक है, जाति, इसको भी लिख लेना इस स्लाइड के अंदर, जाति व्यवस्था के आर्थिक कारणों की खोज। ठीक है, ये ज्योतिबा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, धर्म वर्म से हम कुछ नहीं लाएंगे, धर्म वर्म सब बेकार, सत्य है, तर्क है और न्याय का मूल्य है, इसी आधार पर समाज को करना होगा पुनर्गठित, यानी फिर से गठित। 1848 में पूना में, ठीक है, पूना में महिलाओं के लिए एक विद्यालय इन्होंने खोला। बहुत संघर्ष करना पड़ा, सावित्रीबाई फुले का संघर्ष, इसीलिए सावित्रीबाई फुले जो है उनको पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। ठीक है ना, पहली महिला शिक्षिका। ठीक है, तो पहला विद्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ये सीधा प्रश्न आ जाएगा। गुलामगिरी क्या होता है? चमचागिरी तो सुना था, लेकिन गुलामगिरी नहीं सुना था। तो जैसे चमचागिरी वैसे गुलामगिरी, उसका अर्थ निकाल सकते हो। ज्यादा चमचाबाजी करने वाले जो लोग हैं उनको कहते हैं चमचागिरी कर रहे हैं। ठीक है ना, गुलामगिरी क्या है कि ज्यादा गुलामी करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए लिखा, ये गुलामगिरी है। बियॉन्ड अ पॉइंट स्लेव स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ स्लेव। एक बिंदु के बाद गुलाम जो है गुलाम की तरह सोचना शुरू कर देता है। इस बात को जरा ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारे दिमाग की खिड़की खोलने वाली लाइन है। कल बहुत सारे टीचर साथ में बैठे हुए थे और यही चर्चा हो रही थी कि अगर सब्जेक्ट के बारे में सोचने समझने की अप्रोच मिल जाए तो काम पूरा। मैं हमेशा अपनी क्लास में यही बात तुम लोगों को कहता भी हूं। मैंने क्या कहा कि एक बिंदु के बाद गुलाम गुलाम की तरह सोचने लगता है। जैसे घर के भीतर महिलाओं यानी बच्चियों के ऊपर पाबंदी कौन लगाता है? पापा लगाते हैं। देखो, कुछ चीजें, अनुशासन एक चीज है, थोड़ा सा सतर्कता एक चीज है, लेकिन जो पाबंदियां हैं, नहीं बेटा ये लड़के करते हैं, नहीं बेटा लड़का 11 बजे रात में आ रहा है, कहां से आ रहे बेटा? अरे मम्मी ऐसे चले गए थे, जरा थोड़ा सा जो है चाय सुट्टा बार में चले गए थे, इधर ये किया वो किया, फलाना किया ठिकाना किया। ठीक है ना, लड़की 11 बजे आ सकती है? यार मम्मी कुछ फ्रेंड्स का फोन आया, बोली कि चलो यार है ना यहाँ पर चाय वाय पी के आते हैं, नहीं आ सकती है। ये जो भेद आ जाता है, समाज खराब है, हम जानते हैं सारी चीजें। इसके बावजूद इस समाज को हमें लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए बराबरी का समाज बनाना पड़ेगा ना। तो कौन करता है? महिला। सास भी कभी बहू थी। ठीक है ना, ये सीरियल तो तुम लोग खूब ही सोच रहे हो, सास भी कभी बहू थी। वो सास कहती है अरे बेटा मैं भी कभी बहू थी, बहू के तौर पर मेरे ऊपर मेरी सास ने जो अत्याचार किया उसकी कुंठा मेरे हृदय में भरी हुई है, बहू अब मैं तुम पर भी वही अत्याचार करूंगी। और ये जो बहू है जब ये सास बनेगी तो फिर वही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो ये बहू कहेगी कि अब मैं सास हूं, मैं वही करूंगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। ये क्या है? उसी तरीके से सोचना शुरू हो गया, सोचना। तो वो कह रहे गुलामगिरी। और यहां पर 1873 सत्यशोधक समाज जब उन्होंने बनाया, उसी साल उन्होंने ये किताब लिखी। जाहिर सी बात है ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध है, लेकिन आपके लिए जो फैक्ट है, जो यूपीएससी कभी पूछ लेगी कि गुलामगिरी नामक पुस्तक की प्रेरणा ज्योतिबा फुले को कहां से मिली? अमेरिका के दास विरोधी आंदोलन से प्रेरित होकर के इन्होंने लिखा। लेकिन ज्योतिबा का गुलामगिरी सबको पता है। श्वेतकान्याचा असूड़, श्वेतकान्याचा असूड़ नाम की एक किताब, जो मराठी की किताब है। श्वेत या श्वेतकारी क्या है? कृषक या खेती। ठीक है ना, कृषक या खेती। ज्ञानेश पापा अभी जो है ये तुम समझ जाओगे जब हम आगे बढ़ रहे होंगे, इसी से समाज सुधारकों के बीच से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी पीढ़ी निकल रही होगी, तब तुम समझ जाओगे। तो ज्योतिबा राव फुले की गुलामगिरी एक किताब है। श्वेतकन्याचा असूड़, बहुत खूबसूरत किताब, किसानों के शोषण पर इन्होंने लिखी है। ठीक है ना, किसानों के शोषण पर। तो ये किताब भी आपको ध्यान रखनी है कि ज्योतिबा राव फुले की है। महिला सेवा मंडल की स्थापना किसने की? आपको ध्यान रखना है, सावित्रीबाई फुले। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यूपीएससी किसी भी दिन टप से सवाल पूछेगी सावित्रीबाई फुले के ऊपर। पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और स्त्री सशक्तिकरण की अग्रदूत। दूसरी चीज, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह किसने बनाए थे? कि हम बच्चियों की हत्या नहीं होने देंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। और उन्होंने छोटा सा आश्रय स्थल जैसा बनाया विधवाओं के लिए कि तुम यहां आकर के रहो स्वतंत्र। सावित्रीबाई फुले के साथ बड़ा अत्याचार किया रूढ़िवादी लोगों ने, लेकिन वो लड़ी। सवाल है इंपॉर्टेंट कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह किसने बनाए महाराष्ट्र के अंदर? सावित्रीबाई फुले। ठीक है, और इनकी 2 रचनाएं हैं। ठीक है, जब आपको इसमें तो वो छुप गई हैं वो रचनाएं जो लिखी हुई हैं, इस बोर्ड पे आपको पूरी नहीं दिख रही होंगी क्योंकि ये जो है आइकन बार आ रहा है यहाँ पे, आप लिख लेंगे इसको ऐसे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो हाँ हाँ ये आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आपको दिख रहा है 2 काव्य संग्रह हैं। काव्य संग्रह क्या है? काव्य फुले 1854 और 52 काव्य 1892। किसने लिखे? सावित्रीबाई फुले। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों कि इनमें से काव्य फुले नामक जो है कविता संग्रह की रचना किसने की। 4 नाम दे देंगे, गलत ना करके आना, अपने टीचर की नाक ना कटवा देना। ठीक है ना, जो मुझे विश्वास है तुम लोग नहीं कटवाओगे। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ सो ये हो गया ज्योतिबा राव फुले। अब आ जाए एक और बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे इतिहास की, जिन्होंने इतना प्रभावित किया इस समाज को। ठीक है, कि हम आज तक इन लोगों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अंबेडकर। पहली चीज कि बंबई में कहां से पढ़े, इसी पर सवाल आ जाएगा। एल्फिंस्टन कॉलेज। ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई से पढ़ाई की। दूसरी चीज, उन्होंने पीएचडी कहां से की?
कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया विश्वविद्यालय। ये सीधे प्रश्न पूछ देंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किस विदेशी विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी पूरी की थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। डॉक्टर ऑफ साइंस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, पहले भारतीय जिन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट ली। बाबा साहब की डॉक्टरेट किसमें है? लिख दिया। अगर देखो प्रश्न कठिन करके आओ तो मजा आएगा ना मुझे। अगर पूछ दिया प्रश्न कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी निम्न में से किस विषय में की? अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, ठीक है, और राजनीति शास्त्र। सब करके आगे संविधान लिखा, इसका मतलब पॉलिटी रहा होगा, पॉलिटी रहा होगा, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है ना, गलत है। अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की। थीसिस का टाइटल क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। सवाल आए कि उन्होंने पीएचडी का उनका टाइटल क्या था? ठीक है, रुपए की समस्या, ठीक, भारत की समस्या, उपनिवेशवाद की समस्या, भारत में जाति की समस्या। 4 ऑप्शन आए, बोले अरे जाति की समस्या, कितना इजी क्वेश्चन था। गलत था। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, अर्थशास्त्र में पीएचडी है। ठीक है, याद हो गया। बाबा साहब ने महाड़ तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया। एक तालाब है महाराष्ट्र के अंदर, महाड़ में उसमें केवल ऊंची जातियों को पानी पीने की इजाजत है। पानी की किल्लत हो गई। बाबा साहब ने कहा कि उस तालाब में हम पानी पीने जाएंगे, ये हमारा सत्याग्रह है। गांधी जी ने बहुत तारीफ की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी की का बहुत जो है मतलब उनको धन्यवाद कहा। कब हुआ? 1927। एक महाड़ सत्याग्रह के बारे में ज्यादातर बच्चे जानते हैं। कालाराम मंदिर में भी एक सत्याग्रह किया बाबा साहब ने 1930 में। ठीक है, तो महाड़ तालाब सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह आपको याद रखने हैं। महत्वपूर्ण एक और बात आ जाती है, वो क्या है? बाबा साहब ने कुछ संगठनों का निर्माण किया। ध्यान रखना, कभी भी सवाल आ जाएगा कि निम्न में से कौन से संगठन अंबेडकर से संबंधित है या नहीं है। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, स्वतंत्र लेबर पार्टी या स्वतंत्र श्रमिक दल 1936 में बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942, एन शिवराज के साथ मिलकर के ये संगठन इन्होंने बनाया, और फिर आखिर में 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा बनाई। ठीक है ना, चलो तो ये 1 मिनट में दे रहा हूं, इसको कर लो। ये लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के सवाल यूपीएससी जब फ्रेम करेगी तो हम लोग ये कहें कि हमारे लिए इजी क्वेश्चन था। डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो तो और आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद कुछ किताबें देख लें बाबा साहब की। दिमाग में रखो, एक बार पढ़ते चले जाना है इंटरेस्टिंग ढंग से। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि अरे मुझे याद नहीं हो रहा। अरे सब याद होगा, ये दिमाग है, पत्थर है दिमाग। पत्थर के ऊपर छोटी सी छेनी हथौड़ी लेके खट 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 10 बार जो है छेनी पर छोटी छोटी हथौड़ी मारते हो ना, तो मार्क बनता है बच्चे। दिमाग इतना रजिस्टर करता है। दिमाग कहता है कि कान बंद कर लो, सर जो कह रहे हैं, आओ जरा कुछ बढ़िया सोचते हैं। आईएएस बन जाएंगे तो कैसे कुर्सी में बैठेंगे? सफेद तौलिया डलवाएंगे या हम पीली तौलिया डलवाएंगे? दिमाग ये है। दिमाग तुमको वर्तमान में नहीं रहने देगा, दिमाग तुमको घुमाएगा। जब तुम परेशान हो तो क्या होता है? या तो अतीत की चिंता होने लगेगी, है ना, अतीत से मोह होने लगेगा। अरे यार बच्चे थे, कितना बढ़िया, कितना सुख था, सवेरे उठते थे। ठीक है ना प्रिया, बहुत फैक्ट है बेटा, बहुत फैक्ट है। लेकिन जितना इंटरेस्टिंग ढंग से फैक्ट्स को पढ़ डालो, उतने इंटरेस्टिंग ढंग से उसका रिवीजन कर डालो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ करने की जरूरत नहीं बच रही है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा कॉपरेट कर लिया है। ठीक है, क्लास का पेस बन गया है, इसलिए कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही पढ़ो, भूल जाओ, हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया में कुछ भी कहीं इधर उधर करने की जरूरत तुमको नहीं पड़ने वाली। ठीक, तो क्या है? व्हाइट तौलिया, सब देखो अपनी तौलिया बताने लगे। तो मैंने क्या कहा कि दिमाग ऐसा या तो अतीत की तरफ ले जाएगा कि अतीत का मोह, अरे यार बचपन में कितना सुख था, थोड़े दिन पहले कितना सुख था, हम ऐसे घूमते थे, हम ये करते थे, हम पेड़ से अमिया जाके तोड़ लेते थे, और हम जो है अपनी छत पे बैठ के पतंग उड़ा रहे थे। दुनिया भर की चीजें उधर ले जाएगा। या क्या कहेगा? अरे यार भविष्य में क्या होगा, करियर का क्या होगा, समझ नहीं आ रहा, तैयारी कर रहे हैं, याद नहीं होता है, क्या होगा, आईएएस नहीं बनेंगे तो क्या हो जाए। दिमाग या तो अतीत में जाएगा या भविष्य में। कहां नहीं रहने देगा तुमको? वर्तमान में। तो वर्तमान में दिमाग को रखने की कोशिश करो। आज आज और आज, और आज के भीतर जिस पल में तुम जी रहे हो, 2 घंटा क्लास कर रहे हो तो और कुछ नहीं करेंगे। ए तुम कहां रहती हो, तुम कहां रहते हो, मैं यहां रहती हूं, मैं वहां रहता हूं, ना करो भाई। क्लास कर लो खूब अच्छे से। ठीक है ना, खूब अच्छे से क्लास को कर लो। अब देखो कुछ नहीं छूटने वाला। मैं कह रहा हूं ना कि इस तरीके से क्लास को फ्रेम ही नहीं मतलब तुमने देखा ही नहीं होगा कि कोई ऐसे क्लास को फ्रेम करे कि सारे प्रोबेबल क्वेश्चन, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी तुम्हारी आंख के सामने आ गए। कृतियां आ जाएं कि निम्न में से कौन सी कृतियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, कौन नहीं है। एक बड़ी प्रसिद्ध कृति है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन। बाबा साहब कहते हैं कि जाति को जिंदा नहीं रहना चाहिए, जाति को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जाति का उन्मूलन। अभी हमने बात की द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, रुपए की समस्या। हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों पर, ठीक है, विचार। ये क्या है? भाषाई राज्यों पर विचार। इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये भी बाबा साहब की एक किताब है। फिर बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, बहुत ही प्रसिद्ध इनका एक जो है लेख है, बड़ा सा, जो किताब के रूप में भी पब्लिश हुआ। जहां पे तुम फंसोगे, तुम कहोगे राणा डे गांधी और जिन्ना इनकी किताब नहीं है, इन्हीं की किताब है। द अनटचेबल्स इन्हीं की किताब है। ठीक है, एक किताब और इसमें मुझे अभी याद आ गई, उसको मैं तुम्हें लिखवा दूं, जो अलग से लिख लेना। व्हाट डिड गांधी एंड द कांग्रेस डू विद अनटचेबल्स। इस किताब का नाम लिख लो और इसके पीछे एक सन लिख लेना, 1946। ये किताब मुझे अभी याद आई कि ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी आगे चलेंगे हम लोग पूना पैक्ट पढ़ेंगे, और जब पूना पैक्ट पढ़ेंगे उसकी बाबा साहब ने कोई आलोचना नहीं की 1932 के बाद। पहली बार 1946 में उन्होंने इसकी आलोचना की।
पूना पैक्ट की, कि इसका सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, इसलिए किताब है, तो इसमें लिस्ट में इसका नाम लिख लेना। फिर देखो तुम, ये किताबें हमने देख ली, और अब देख लो कि ये किन किन अखबारों से या समाचार पत्रों से जुड़े रहे। मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, ये दोनों जो ऊपर के हैं, मूक नायक और बहिष्कृत भारत, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन जो आखिरी अखबार मैंने कहा जनता, उसके बारे में कम लोग जानते हैं। बना दो यूपीएससी तुम कठिन से कठिन सवाल, हम हैं तैयार, ठीक है, किस चीज के लिए? आपके इन कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखो, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि बाबा साहब ने 1956 में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया, और उन्होंने कहा मैं बौद्ध हो जाऊंगा। हिंदू धर्म में जाति प्रथा की वजह से हम अब उसमें नहीं रहना चाहते, वो बौद्ध हो गए, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कहां किया? जो आपके लिए तथ्य हो सकता है, नागपुर में किया। कब किया? 56 में किया। दूसरी चीज पूना पैक्ट, जिसके बारे में हमने अभी बात की, ठीक है, पूना पैक्ट 1932। और तीसरी चीज संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये 3 ऐसे फैक्ट्स हैं, जिसमें आखिरी 2 के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब गांधी और अंबेडकर के संदर्भ में बात कर रहे होंगे। भारतीय संविधान, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में उनका रोल हम सब जानते हैं, लेकिन यहां पर जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब उन्होंने ये बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो वहीं पर उस दिन उन्होंने एक आंदोलन की घोषणा कर दी, जिसको कहते हैं नवयान बौद्ध, ठीक है, आंदोलन। आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा महायान, हीनयान, नवयान, ठीक है, तो ये नवयान बौद्ध आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो जब आगे दोनों चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे तो इसको और विस्तार से समझ रहे होंगे, अभी चर्चा कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो, अभी हम लोग महाराष्ट्र में ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कहीं पहले आए, पहले अस्पृश्य समाज सुधारकों में से एक कौन है? गोपाल बाबा वलंगकर। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ा सा समझ की दृष्टि से, मुझे भी याद आ गया, इसको स्पष्ट कर लो। फुले कौन है? पिछड़ा समाज से आते हैं, ठीक है ना, ये दलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम, बहुत दुखद है कि जाति का भी उल्लेख करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये जाति के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो माली समाज से वो आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो माली समाज से है। और यहां महाराष्ट्र के अंदर ये बाबा भीमराव अंबेडकर से पहले गोपाल बाबा वलंगकर हैं, तो उनके बारे में बहुत नहीं लिखना है, बहुत नहीं समझना है, लेकिन ये क्या है कि महार जाति, ठीक है, महार जाति से हैं गोपाल बाबा वलंगकर। और यहां आपको ध्यान रखना है कि बाबा साहब जो हैं वो दलित जाति से हैं, और दलित जाति में ही महार जाति है, उससे आते हैं, ठीक है ना, महार जाति से आते हैं। तो गोपाल बाबा वलंगकर डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वगामी प्रेरणा स्रोत। अब देखो, इनकी एक पत्रिका देख लो, जाति भेद और विध्वंसक, ठीक है, ये 2 चीजें तुमको याद रखनी है। विध्वंसक क्या है? पुस्तिका है और पत्रिका भी है, यानी किताब भी लिखी और एक अखबार भी निकालते थे। लेकिन इसका महत्व क्या है कि दलित दृष्टिकोण से लिखी गई पहली रचना है ये महाराष्ट्र में, ठीक है, दलित दृष्टिकोण से महाराष्ट्र में पहली रचना किसने लिखी? गोपाल बाबा वलंगकर, और नाम है जाति भेद। एक और समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, और इनको जो टाइटल दिया गया था वो टाइटल था लोकहितवादी। तो आपको इनमें केवल एक चीज याद रखनी है, लोकहितवादी कौन है? गोपाल हरि देशमुख। 4 नाम लिख देंगे, इसी बोर्ड पे देख लो, गोपाल बाबा वलंगकर और गोपाल हरि देशमुख, कंफ्यूजन क्रिएट। दोनों गोपाल में से कौन से अपना वाला गोपाल है जो लोकहितवादी है? कंफ्यूजन हो जाता है। ऑप्शंस के साथ हमेशा फैक्ट को जब देख लोगे तो बहुत आराम से तुम लोग फैक्ट्स जो है उनको वो कर सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र में ही बने रहेंगे अभी हम लोग। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन बहुत बड़ा है, खूब बढ़िया बढ़िया तथ्य हैं हमारे पास जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। आरजी भंडारकर जर्मनी से पीएचडी करने वाले ये पहले भारतीय हैं, ठीक है। एक तो ये है पहला भारतीय, जहां दिख जाए तुमको नोट कर लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, महाराष्ट्र में अभी हमने प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा था, उसके संस्थापकों में एक है, और इनके नाम पर पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था 1917 में, ठीक है। सवाल क्या बन सकता है, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1917 में निम्न में से किस शहर में हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए कि पुणे में हुई थी, बंबई में नहीं हुई थी। जैसे हमने ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले की बात की, वैसे ही एक और पति पत्नी है जिन्होंने अपना जीवन जो है लगा दिया समाज के लिए, महादेव गोविंद रानाडे और उनकी पत्नी रमाबाई रानाडे, जो कि आगे चलकर पंडिता रमाबाई कही गई। और जस्टिस रानाडे जो थे वो क्या था कि राष्ट्रवादी नेता भी बने, तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक समाज में सुधार नहीं होगा तब तक हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। और भंडारकर की तरह ये भी प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यानी अगर प्रार्थना समाज में कौन कौन जुड़ा हुआ था तो आरजी भंडारकर और रानाडे का नाम आपको लिखना है। स्त्री शिक्षा के लिए बहुत काम किया, और एक जो संगठन बनाया उसको दिमाग में रख लो, हिंदू महिला विद्या प्रचार सभा, जस्टिस रानाडे और रमाबाई रानाडे, सेविका समाज रमाबाई रानाडे, ठीक है। अब ये जो हमारी पंडिता रमाबाई हैं, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आपको दिमाग में रखनी है, अमच्या आयुष तिलका ही अठावनी, भूल जाओ, याद वाद नहीं रखना है, हमारे जीवन की कुछ स्मृतियां, ठीक है ना, स्मृतियां। हाँ, क्लास पर फोकस कर लो बच्चे, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा ना हो कि मैं बार बार तुमको कह रहा हूं कि जब क्लास चले तो इधर उधर की बातें नहीं करनी है, क्लास पर फोकस कर लो, सुन लो कहानी,
तैयारी तो इसीलिए कर रहे हो ना बेटा कि अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम आएंगे अगली जो है हमारे अगले रीजन के ऊपर, ठीक है, एक सेकंड। और वो रीजन जो है वो हमारा आएगा दक्षिण भारत, ठीक है ना, दक्षिण भारत। ये जो तीसरा रीजन है वो दक्षिण भारत के अंदर। और यह महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर आप ये देखिए कि ये पट्टी आ गई और फिर अगर हम आर्य समाज को यूपी से लेकर हरियाणा और पंजाब तक विस्तृत मान लें तो पूरा, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये चार मेजर जो रीजन्स हैं जिसमें पंजाब उत्तर प्रदेश मेनली जो है हम कहेंगे कि आर्य समाज की वजह से जाना जाता है, तो उसको हम अगर देखें तो लगभग पूरे भारत के अंदर समाज सुधार की एक जो है ना कहेंगे कि वेव आई हुई है, लहर आई हुई है, ठीक है। चलो अब भाई पहुंच जाए दक्षिण भारत जहां समाज सुधार का आंदोलन चल रहा है। दक्षिण भारत, और यहां हमारे पहले ऐसे महत्वपूर्ण जो चरित्र है वो है श्री नारायण गुरु। इस बार सीधे सीधे सवाल तथ्य पर आ गया, तो आपको याद रखना है अरब्बीपुरम आंदोलन किसने चलाया? श्री नारायण गुरु। दूसरी चीज, इनके शिष्यों ने बनाया श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम। कब बना? बस इतना दिमाग में रखना है, 1930 के आसपास। नारायण गुरु क्या कह रहे हैं कि अद्वैत वेदांत, जिसकी बात अभी स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में की थी, एकेश्वरवाद को जाति व्यवस्था के विरोध में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर हम अद्वैत वेदांत की ओर जाएं तो जाति खत्म हो सकती है, ये इनको कहना था। तो इन्होंने क्या कहा? एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। किस लिए? मानवता के लिए। यह प्रसिद्ध वाक्य निम्न में से किसका है? जैसे इस बार गांधी जी का दांडी यात्रा पर दिया हुआ एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट पूछ दिया कि किस मौके पर दिया था, ऐसे ही हो सकता है कल को पूछ दें, ठीक है ना, ऐसे पूछ दें कि एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता के लिए, ठीक है ना। चलो, हाँ, पल्लवी अम्बेडकर मन से गरीब नहीं थे, ये क्या चल रहा है भाई? मन से गरीब का था, सर बता दो। अम्बेडकर गरीब थे, उसका कैसे चले गए? अच्छा, यूएसए कैसे चले गए? बेटा बहुत इंटरेस्टिंग, मैं देख नहीं पाया, ऐसे सवाल आते तो मैं रुक ही जाऊंगा, ठीक है। एक फेलोशिप हुई और उस फेलोशिप से इनको एक ब्राह्मण ही थे जिन्होंने वो फेलोशिप देकर के इनको भेजा, यूएसए भेजा, ठीक है, या बाहर विदेश पढ़ने भेजा, बहुत ही मेधावी थे। दूसरी चीज क्या थी कि जो महार थे, महार जाति के लोग, वो थोड़ा सा उनका सामाजिक उत्थान हो गया था। सामाजिक उत्थान कैसे हो गया था? महार जहां पर वो पूरा क्लस्टर था नागपुर और आसपास के इलाकों के अंदर, वहां पर अंग्रेजों ने औद्योगिकरण किया था, मतलब कुछ औद्योगिकरण, थोड़ा व्यापार वाणिज्य की गतिविधियां की थी, तो इस वजह से वो लोग वहां जाकर कामकाज करने लग गए थे। जिसके हाथ में पैसा उसके समाज में इज्जत। दूसरी चीज, एक महार रेजिमेंट थी, महार रेजिमेंट में महार लोग ही भर्ती होते थे, सैनिक बनते थे, तो सैनिकों की वजह से जो उनकी पगार आती थी उसने भी सामाजिक स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस ऊपर किया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि जब ये सोशल स्टेटस ऊपर आया तो वो सशक्त हुए। अंबेडकर दलित जातियों में अपेक्षाकृत एक थोड़ी सशक्त जाति से थे, महार से थे। और दामाजी गायकवाड़, ठीक है ना, जिसके बारे में अभी दामाजी गायकवाड़ के बाद क्या था? सयाजीराव गायकवाड़, ठीक है ना, वो पैसा देते थे, एक ब्राह्मण थे जो उसकी जूरी में हुआ करते थे, उन्होंने अंबेडकर को सिलेक्ट किया और यूएसए भेज दिया, ठीक है। चलो, हमने कहा कि ये आपको याद रखना, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मानवता के लिए, किसका है? श्री नारायण गुरु। किसने शिवगिरी मठ की स्थापना की? कौन है? श्री नारायण गुरु। एक ये जो है केरला के अंदर श्री नारायण गुरु बैठे हुए हैं, दक्षिण भारत में। आंध्र प्रदेश में आधुनिक युग का जनक कहा जाता है किसको? वीरेशलिंगम पुंतुलु, ठीक है ना, पुंतुलु, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आधुनिक युग का जनक किसे कहा जाता है? वीरेशलिंगम पुंतुलु। रीमैरिज एसोसिएशन नाम से एक संगठन इन्होंने बनाया। अब देखो भैया, कल जहां से सीधा सीधा सवाल उठा दिया, ये सारी मेहनत खराब नहीं जानी है तुम्हारी, एक एक चीज जो हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, इसीलिए इतना सारा तथ्य था, मैंने कहा आज तुम हमारा साथ दे दो भाई, ठीक है ना, साथ दे दो। क्या हुआ? महार, ठीक है ना, चलो उस पर बात करेंगे हम लोग। अब ये देखो, पेरियार और आत्मसम्मान आंदोलन, कल सीधा सीधा मैंने अभी कहा था ना कि कुछ ऐसे सवाल आ गए जो लगा कि बच्चा समझ लिया क्या। ईवी रामास्वामी नाइकर पेरियार, पहला फैक्ट ही यही है कि वो उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। पेरियार का अर्थ है महान व्यक्ति, और इनको कहा जाता है कि ये जो हमारा तमिलनाडु के अंदर जो द्रविड़ आंदोलन है उसके जनक है। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के जनक निम्न में से किसे माना जाता है? जैसे कहोगे वैसे अगर नाम पेरियार का। द्रविड़ आंदोलन क्या पार्टियां क्या है? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कझगम, ठीक है, एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कझगम। तो डीएमके जो है द्रविड़ मुनेत्र कझगम है। बेसिकली द्रविड़ आंदोलन को प्रेरणा जो है इनसे मिली, क्योंकि 25 में आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कझगम दोनों की शुरुआत की थी, जहां से आज भी आप देखते हो तमिलनाडु की राजनीति में एआईडीएमके, डीएमके, कांग्रेस कांग्रेस सब जाके गया तो कोई डीएमके के साथ बैठ गया, कोई एआईडीएमके के साथ। तो इतना अभी महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान, विवाह वगैरह करवाए और ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी। अब हम लोग आ गए हिंदू धर्म के भीतर, लगभग हमने सब देख लिया। अन्य धर्मों में भी सुधार हो रहा है और उसमें मुस्लिम धर्म सुधार हो रहा है। ये कुछ लोग तो हैं जो थोड़ा उदारवाद की ओर शुरुआत से ही प्रेरित हैं, जैसे मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में बनी, तो इसमें कोई दूसरे फैक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, केवल 1863 और मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी को देख लो। लेकिन फिर हम आते हैं एक बहुत उदारवादी आंदोलन की ओर,
ये उदारवादी आंदोलन है। किसके नेतृत्व में? सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन चला। क्या कह रहे हैं? मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो और सामाजिक जागरूकता पैदा की जाए। सर सैयद अहमद खान बहुत बड़ा एक चरित्र है, ठीक है। उन्होंने 1864 में मुसलमानों के बीच काम करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, ठीक है, और एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक, ठीक है, तहजीब उल अखलाक। इन्होंने एक चीज और लिख लेना, 1857 पर एक पुस्तक लिखी, ठीक है, उसका नाम लिख लो, असबाब ए बगावते हिंद। इसका नाम लिख लो, असबाब ए बगावते हिंद, किताब सर सैयद अहमद खान ने लिखी। 1875 में एक कॉलेज बनाया, नाम रखा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल, DAV, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक। याद आ गया ना आर्य समाज कि अंग्रेजी भी पढ़नी है और अपनी भी पहचान बना के रखनी है। एंग्लो ओरिएंटल, एंग्लो अंग्रेजी भी पढ़नी है, ओरिएंटल यानी प्राच्य समाज को भी पकड़ के रखना है, ठीक है ना। बगावत बेटा होता है विद्रोह, ठीक है, विद्रोह। तो असबाब, असबाब का होता मतलब माल इकट्ठा करना, माल असबाब बोलते हैं कि कारण इकट्ठा कर लो, संसाधन इकट्ठा कर लो। तो संसाधन, भारत में जो विद्रोह हुआ, असबाब ए बगावते हिंद, तो बगावते हिंद यानी भारत में विद्रोह का जो संसाधन है, कहां से आए, उसके कारण क्या थे, इस पर यह किताब है। तो 1875 में जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, आज वही AMU अलीगढ़ मुस्लिम सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या, एक तरफ तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव आंदोलन चल रहा है, यानी कि मुसलमानों को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, वेस्टर्न थॉट पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दूसरी तरफ एक आ जाता है ऐसा धार्मिक आंदोलन जो रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी का मतलब है धर्म की मूल स्थापनाओं से जुड़े रहने वाला आंदोलन। तो इसकी स्थापना किसने की, यही आपको याद रखना है, मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही। ये आपको ध्यान रखना है जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देवबंद कहां है, दारुल उलूम देवबंद, ये यूपी के सहारनपुर में है। इसकी स्थापना कहां हुई, सहारनपुर में। आज भी जो मुस्लिम है और मुस्लिमों में जो देवबंदी मुस्लिम है, उनका सबसे बड़ा केंद्र जो है वो देवबंद यानी सहारनपुर के अंदर दारुल उलूम जो है देवबंद है, ठीक है। इस विचारधारा से बाद में निकला संगठन जमीयत उलेमाए हिंद, यानी जो धार्मिक लोग हैं, उलेमा है, जो मुस्लिम धर्मशास्त्री हैं, उसके जानकार लोग हैं, उनकी एक जमात, उनका एक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद। भारत का विभाजन अक्सर ये कहा जाता है मुसलमानों ने करवाया, नहीं, भारत का विभाजन मुस्लिम लीग ने करवाया। और ये जो जमीयत उलेमाए हिंद और देवबंद आंदोलन, इसने पाकिस्तान का विरोध किया और जिन्ना से खूब इसने जो है लोहा लिया। और ज्यादा लोग इनके साथ थे, जिन्ना तो अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके पाकिस्तान ले गए और अपनी पार्टी में गुंडा भर्ती कर लिए, इतने ज्यादा कि जहां चाहे वहां दंगा करवा दे, इसलिए पार्टीशन हो गया, ठीक है। जमीयत उलेमाए हिंद बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जमीयत खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन वगैरह में ये सक्रिय रहा। इसको मैंने यहां पर इसलिए दोनों को जोड़ा क्योंकि देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन एक दूसरे के विरोधी बने रहे। अलीगढ़ आंदोलन उसने क्या किया, आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी, और देवबंद ने क्या किया कि परंपरागत धार्मिक शिक्षा पर हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। अलीगढ़ आंदोलन ने कहा कि अंग्रेजों से सहयोग की नीति अपनाओ, और देवबंद ने कहा कि अंग्रेजों की ऐसी की तैसी, इनको हम भगाएंगे अपने देश से। अब देखो बहुत थोड़ी सी कहानी बची है, अब खत्म ही हो रही है। वहाबी आंदोलन, यानी मुस्लिमों के अंदर एक आंदोलन जो बना, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र कर लिया था, पढ़ लिया था पिछली एक क्लास के अंदर, वहाबी आंदोलन के बारे में, जब हम लोग 1857 की पृष्ठभूमि देख रहे थे, ठीक है ना। तो सुधारवादी आंदोलन है, 1820 के आसपास उभरा, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध करना, शुद्ध करने का मतलब क्या, इस्लाम जब बना था तो वो जो इस्लाम था, बाद में धीरे 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 उसमें विभाजन आते गए, संशोधन आते चले गए, बहुत सारे संप्रदाय बनते चले गए। तो ये क्या हुआ कि इस्लाम को शुद्ध अवस्था में वापस ले जाया जाए, जैसा इस्लाम अपनी स्थापना के समय से था। और फिर ब्रिटिश सत्ता का भी विरोध किया और इस्लामी शासन की पुनः स्थापना कर देंगे, ये भी कहने लग गए, वहां भी आंदोलन। लेकिन मूल बात थी कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। नेता कौन है, सैयद अहमद बरेलवी। इसीलिए मुस्लिमों में कोई देवबंदी है तो कोई बरेलवी है, आपस में जो है एक दूसरे के बाल नोच के मारे, इस तरीके के कभी कभी जो संघर्ष इनके बीच में होते हैं। स्लाइड नंबर 15 फिक्स कर दीजिए कावेरी, स्लाइड नंबर 15 फिक्स कर दीजिए। मतलब नहीं समझ पाए बेटा, फिर से दिखा दूं, भीमराव अंबेडकर। कावेरी एक बार बताओ मुझे, ठीक है, तो फिर मैं उसको दिखाता हूं तुम्हें। चलो, कौन है नेता, बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी। प्रेरणा कहां से मिली, आपने पहले भी देखा है, सऊदी अरब में हुआ करते थे अब्दुल वहाब, उन्हीं के नाम से इसको फिर वहाबी कहा गया। सैनिक प्रशिक्षण देना, धार्मिक प्रचार करना, अंग्रेजों के खिलाफ जो है खूब बातें कर समझाना, ये सब चीजें उसमें खूब होती थी। मंजीत गुप्ता, स्लाइड नंबर 15। बेटा तुम उसी के संबंध में बात कर रहे हो जिसके बारे में कावेरी ने लिखा, एक बार मुझे बताओ थोड़ा, तो फिर मैं तब आगे बढ़ूं, है ना। और ये केंद्र है, बहुत बड़े इलाके में फैल गया ये, ठीक। दो तथ्य आपको इसके संबंध में याद रखने, ये तो ठीक है कि बहुत बड़े इलाके में फैल गया, इतने इलाके ऊपर कोई सवाल नहीं आने वाला, केवल आपको समझ लेना। लेकिन इनकी जो है सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु कैसे हुई, अंग्रेजों से लड़ते नहीं हुई, इनकी मृत्यु हुई सिखों के साथ युद्ध करते हुए, क्योंकि ये सिखों से भी लड़ने लगे थे, ठीक है। तो सिखों के साथ युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हुई। दूसरी चीज कि 1860-70 के दशक में
अंग्रेजों ने कहा कि वहाबी आंदोलन को कुचलना होगा और बहुत सारे केस हुए जिन्हें वहाबी केसेस कहा जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजद्रोह इंडियन पीनल कोड में 1870 में केवल और केवल इनकी वजह से ही जुड़ा। ठीक है, आज यही पढ़ लो बेटा, अभी 2-4 स्लाइड बची हैं बस, ठीक है, उनको खत्म ही करके जाएंगे। स्लाइड नंबर 15, किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? अंबेडकर वाली? एक बार मंजीत बताना, ममता, ठीक है, एक बार बता दो। ठीक है, ये हो गया वहाबी आंदोलन। अरे बस बेटा 2-3 चीजें बची हैं, इसको क्यों ही छोड़ना है? रुको, अच्छा एक मिनट टाइम देख लो फिर डिसाइड करो। चलो ज्यादा टाइम हो गया, छोड़ो, कल फिर इसको हम लोग आगे जो है पूरा कर देंगे। 3-4 स्लाइड्स ही बची हैं, हालांकि आज नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है तुम्हारी फिर से क्लास हो। मंजीत और कावेरी, मंजीत कोई बात नहीं ममता, अब इसको बंद कर लेते। स्लाइड 15 अंबेडकर वाली ना, समझ रहा हूं पल्लवी, इसको खत्म कर रहा हूं। ये तुम जो स्लाइड 15 कर रहे हो वो है स्लाइड 15 मेरे अपने नोट्स के अंदर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर यही है तो जिन बच्चों को ये स्लाइड समझनी है वो रुके, बाकी जा सकते हैं। ठीक है, अंबेडकर वाली, बहुत ही बढ़िया। चलो इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। चलो यार, ऐसा ना कि कुछ बच्चे, मैं समझता हूं ये लिमिटेशन है बेटा, स्क्रीन पर पढ़ने की एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। सत्यशोधक समाज वाला, अच्छा उस पर भी बात कर लेंगे। चलो इसमें हमने क्या कहा भीमराव अंबेडकर के बारे में? एक तो मैंने एक एम्फेसिस दिया कि तुम्हें क्या पढ़ना है, ठीक है, इसको नोट कर लेना जो छूटा हो कुछ भी। एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में पढ़ाई किया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। ये 3 ऐसी जगह हैं जहां से शिक्षा के रूप में बाबा साहब संबद्ध रहे। ठीक है, अब बारेट लॉ उन्होंने ग्रेज इन से किया, ये चीज पिछली बार बताने में छूटी थी, बारेट लॉ ग्रेज इन लंदन से किया। विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय हैं। डॉक्टरेट किसमें थी? अर्थशास्त्र में थी, ठीक है ना, अर्थशास्त्र में थी। उसके बाद थीसिस क्या है? प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, यानी रुपए की समस्या पर प्रॉब्लम है। 2 आंदोलन जो याद रखने चाहिए, एक 27 का महाड़ तालाब सत्याग्रह, 1930 का कलाराम मंदिर सत्याग्रह। फिर मैंने कहा कि ये संगठन याद रखो जो उन्होंने बनाए, शेड्यूल कास्ट बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और नवयान बौद्ध सभा 1955। अगली स्लाइड में मैंने उनकी कुछ किताबें आपको बताई, जाति का उन्मूलन या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, हु वर द शूद्रास, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, राणा डे गांधी एंड जिन्ना, द अनटचेबल्स। ये इसलिए बताई, और प्लस एक किताब और जोड़ी, व्हाट डिड गांधी एंड द कांग्रेस डू विद अनटचेबल्स। इसलिए बताई कि किताबों के नाम दे दें और कहें कि इनमें से कौन कौन सी रचनाएं, ठीक है ना, ठीक, कौन कौन सी रचनाएं जो है फोन पे पढ़ाई में 2 मिनट में खत्म हो रहा है। ठीक है, जो बच्चों को नहीं समझ में आई है बात, तो मैं वापस इसीलिए आया हूं 15 के बाद 16 भी, कि इसको एक पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी रचनाएं बाबा साहब की, तो दिमाग में रखो कि हाँ ये मैंने देखा था, याद आ जाएगा जब क्वेश्चन देखोगे। मूक नायक बहिष्कृत भारत, याद रहते हैं क्योंकि ये फैक्ट आप बार बार देखेंगे। जनता भी एक ऐसा समाचार पत्र था जिससे बाबा साहब जुड़े रहे। ठीक है, अब हमारे जो बच्चे हैं वो सत्यशोधक समाज की भी उन्होंने बात की। सत्य की शोध, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। मैंने कहा कि सब ध्यान रखना है, पिछड़ा समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं, और जाति व्यवस्था के आर्थिक कारणों की खोज की। ये सारे तथ्य सीधे सीधे लिखे हुए हैं, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो इसको मैं 1 मिनट दे दूं, उसको लिख भी लो और मैं समझाई भी देता हूं कि कैसे 1873 में सत्यशोधक समाज बना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कैसे विठल राव कृष्णा जी ने ज्योतिबा को महात्मा कहा। ये सवाल ऐसे हैं जो सीधे तौर पर आ जाएंगे। ब्राह्मणों की प्रभुत्वशाली भूमिका को विनोबा चुनौती देते हैं, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले चुनौती देते हैं और समाज को नए सिरे से संगठित करने की बात करते हैं। और इसी क्रम में 1848 में उन्होंने महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। कहां खोला? यह सवाल आ सकता है, पूना में खोला। एक किताब है गुलामगिरी, जो बहुत प्रसिद्ध किताब है, 1873 में लिखी। उसकी प्रेरणा उनको मिली अमेरिका के दास विरोधी आंदोलन से। दूसरी किताब जो किसानों के शोषण पर आधारित है, श्वेत कान्याचा असुर, श्वेत यानी कृषि या किसान, अभी भी महाराष्ट्र में श्वेतकारी संगठन होते हैं इसीलिए कृषक संगठन। ये किताब पर सवाल आ सकता है कि निम्न में से किसने श्वेत कान्याचा असुर नामक पुस्तक किसानों के शोषण पर लिखी? तो ज्योतिबा राव के साथ कुछ और नाम दे सकते हैं। सावित्रीबाई फुले ने महिला सेवा मंडल बनाया और उनके साथ वो स्कूल खोला ज्योतिबा के साथ, और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह यानी विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बनाए, और काव्य फूले और 52 काव्य नाम से 2 ये जो है हमारी काव्य संग्रह इन्होंने लिखे। ठीक है, चलो बच्चे बिल्कुल नहीं घबराओ। सबसे ज्यादा पूरी यूपीएससी की तैयारी करने में सबसे ज्यादा फैक्ट्स अगर तुमको कहीं देखने पड़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया में। मैं क्या करूं, मैं अच्छा टीचर हूं, ठीक है, लेकिन बच्चे जो है चट जाते हैं फैक्ट्स के चक्कर में कि सर कैसे याद करेंगे। तो अच्छा टीचर हूं तो यही समझा रहा हूं कि धैर्य रखो बस मॉडर्न इंडिया में, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास के अंदर।